अध्याय 61 बात बस इतनी है कि वह मुझसे प्यार नहीं करती थी। पहले युवा मालिक घर वापस नहीं आते थे। हाल ही में युवा मैडम जल्दी निकल जाती थी और देर से लौटती थीं। वे दोनों एक ही छत के नीचे रहते थे। वे शादीशुदा जोड़े की तरह नहीं बल्कि अजनबियों की तरह थे। योजक चिन्ह। आर्यन सिंघानिया बहुत तेज गाड़ी चला रहा था। कार की खिड़की नीचे थी और ठंडी हवा अंदर आ रही थी जिससे उसका चेहरा चुभ रहा था। लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं हुआ और वह गैस पेडल दबाता रहा। जब कार पहाड़ के नीचे पहुंची तो अचानक उसे लाल बत्ती दिखी। आर्यन सिंघानिया ने कार रोक दी। खिड़की पर कोहनी रखे होने की वजह से उसकी गहरी आंखें अनजाने में दूर चली गईं और उसकी नज़र तुरंत जम गई। उसके सामने कैफे में एक आदमी था जिसे वह बहुत जानता था। उसने अभी अभी कहा था कि वह ऑफिस में ओवरटाइम कर रही है, लेकिन अब वह यहाँ थी। पता चला कि सो कॉल्ड ओवरटाइम तो बस एक बहाना था। वह घर नहीं जाना चाहती थी, या यूँ कहें कि वह उससे मिलना नहीं चाहती थी। हाँ, सही है। दूसरी रकम भी तय थी। ये रकम शर्मा ग्रुप के 3 महीने तक चलने के लिए काफी थी। जाहिर है वह अब उसे और एंटरटेन नहीं करना चाहती थी। नदी पार करने के बाद पुल जलाना हमेशा से उसकी, नैना शर्मा की, ताकत रही थी। आर्यन सिंघानिया के होंठ सिकुड़ गए, लेकिन उसकी आंखों में मुस्कान का कोई निशान नहीं था। उसका पूरा शरीर ठंडा था, थोड़ा थोड़ा करके बह रहा था। उसकी काली आंखें सिकुड़ गईं, फिर उसने अपना फोन उठाया और कॉल किया। योजक चिन्ह। नैना शर्मा ने एक कप कॉफी खत्म की और किसी से अपना कप फिर से भरने के लिए कहने ही वाली थी कि उनका फोन बज उठा। नैना शर्मा ने अपना फोन उठाया और उसे देखा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपने हाथ से अपने दिल को छुआ, धीरे से एक सांस ली और फिर आंसर बटन दबाया। हेलो दादाजी। राजेश शर्मा की आवाज थोड़ी गहरी थी। नैना, तुम कहाँ हो? उन्होंने पूछा। नैना शर्मा का हाथ जो फोन पकड़े हुए था, अचानक कस गया। दादाजी ने खुद उसे विला वापस भेज दिया। वह क्यों पूछते कि वह कहाँ है? क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें पता चल गया था कि वह विला वापस नहीं आई है? लेकिन यह नामुमकिन था। वह तभी बाहर आए जब उसने उनकी कार को जाते देखा। नैना शर्मा को लगा कि शायद दादाजी जानबूझकर उसका टेस्ट ले रहे हैं। उसे शांत रहना था और घबराना नहीं था। नैना शर्मा ने होंठ सिकुड़े और हल्की खांसी की। उसने नेचुरल टोन में जवाब देने की कोशिश की। दादाजी, आप क्यों पूछ रहे हैं? हाँ, मैं घर पर ही हूँ। क्या आपने मुझे वापस नहीं भेजा? तुम घर पर हो? राजेश शर्मा ने जवाब में पूछा, फिर कहा, ठीक है। आर्यन भी घर पर ही होगा, है ना? उससे फोन उठाओ। नैना शर्मा ने धीरे से भौहें चढ़ाईं। दादाजी सच में कभी भी कामचोर नहीं हो सकते। उसने अपनी लार नीली और अपनी आवाज धीमी कर ली। दादाजी, आर्यन अभी घर नहीं आया है। अगर आपको कुछ कहना है तो मैं मैसेज पहुंचाने में आपकी मदद कर सकती हूँ। राजेश शर्मा एक पल के लिए चुप हो गए। नैना शर्मा का दिल खुशी से उछल पड़ा। अगले ही पल राजेश शर्मा की गुस्से भरी आवाज अचानक गूंजी। नैना, क्या अब तुम दादाजी के सामने झूठ बोलना शुरू करोगी? झूठ बोलना, वो। इससे पहले कि नैना शर्मा कुछ कह पाती, राजेश शर्मा ने उन्हें डांटना जारी रखा। आर्यन ने अभी फोन करके पूछा कि क्या कंपनी आजकल बहुत बिजी है? तुम लगभग 1 हफ्ते से जल्दी निकल रहे हो और देर से लौट रहे हो। मुझे याद है कि तुम्हारी नई नवेली पत्नी का ख्याल रखने के लिए उसने तुम्हें हाल ही में सिर्फ आसान काम दिए थे। तुम काम छोड़ भी सकते हो। बताओ, तुम किस काम में बिजी हो? नैना शर्मा राजेश शर्मा की बातों से हैरान रह गईं और उनका दिल बैठ गया। उन्होंने अपना निचला होंठ काटा और कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन राजेश शर्मा उनकी बात सुनना नहीं चाहते थे और आगे बोले, नैना, यह मत सोचो कि आर्यन सिंघानिया से शादी करने से सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि कंपनी के इन्वेस्टमेंट फंड का पूरा पेमेंट नहीं हुआ है। हमें अभी भी सिंघानिया परिवार पर निर्भर रहना होगा और यह बेकार है। अध्याय 62 बात बस इतनी है कि वह मुझसे प्यार नहीं करती। यह मत भूलो कि आर्यन सिंघानिया के साथ तुम्हारी शादी अभी तय नहीं हुई है। किसी को नहीं पता कि तुम दोनों शादीशुदा हो। हमें कोई फायदा नहीं मिल पाएगा। तो अब आपके लिए सबसे जरूरी बात यह है कि आर्यन सिंघानिया को मनाएं और उससे जल्द बाकी पैसे ट्रांसफर करवाएं। आपको शादी के लिए भी जल्द से जल्द समय तय करना चाहिए। काम का बहाना बनाकर घर पर न रहें और उसे दुखी न करें। कैसा रहेगा? कल कंपनी में आकर अपना काम सेक्रेटरी शर्मा को दे दो। वे प्रोजेक्ट के प्रमोशन और एडवर्टाइजिंग के इंचार्ज होंगे। तुम घर पर रहकर अपने पति की अच्छे से सेवा कर सकती हो। नैना शर्मा का दिल अचानक कांप उठा। वह कंपनी में काम पर वापस जाना चाहती थी।
सबसे पहले वह हर समय बिना कुछ किए विला में नहीं रहना चाहती थी और अपने विचारों को बेकाबू नहीं होने देना चाहती थी। साथ ही वह आर्यन सिंघानिया से भी बच सकती थी। दूसरा, वह प्रोजेक्ट में हिस्सा लेना चाहती थी और जल्द से जल्द प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती थी। उसे उम्मीद थी कि प्रॉफिट कमाने के बाद उसे सिंघानिया परिवार के पैसे पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अब जब उसके दादाजी चाहते थे कि वह कुछ ही शब्दों में अपना काम खत्म कर दे, तो वह कैसे तैयार हो सकती थी? दादाजी, ये ईशा है। एक क्लिक के साथ फोन सीधे काट दिया गया। नैना शर्मा जो कहने वाली थी, उसके बारे में एक शब्द भी नहीं कह सकी। नैना शर्मा की आंखें लाल हो गईं। उसे हमेशा से पता था कि क्योंकि वह और उसकी बहन दोनों लड़कियां थीं, इसलिए चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें, दादाजी उन्हें पसंद नहीं करते थे। उसके माता पिता के गुजर जाने के बाद वह उसे और उसकी बहन को पुराने घर में वापस ले जाने को तैयार थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि उसकी और उसकी बहन की शादी से शर्मा परिवार को फायदा हो सकता है। उस समय उसने अपनी बहन काव्या की शादी एक अमीर लड़के से करने के लिए मजबूर किया जिससे वह प्यार नहीं करता था। उसे शुरू में लगा था कि जिस साल वह और उसके दादाजी साथ रहे थे, वह बात मानने वाली और समझदार थी, और उसके दादाजी ने उसके बारे में अपनी राय बहुत बदल ली थी। वह उसकी परवाह भी करते थे और उसके बारे में सोचते भी थे। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि रिया सिर्फ शर्मा परिवार के फायदे की बात करेगी, उसके बारे में नहीं। उसकी नाक में खटास आ गई और आंखों के सामने धुंध छा गई। नैना शर्मा ने सिर उठाया, जोर से सूंघा और रोने की इच्छा को जबरदस्ती दबाया। शिकायतें और दुख अब उसके किसी काम नहीं आ रहे थे। चाहे कितना भी बुरा हो, वह बस उसे सह सकती थी। वह कुछ समय के लिए सिर्फ अपने दादाजी की बात सुन सकती थी। जब तक वह प्रोजेक्ट में अच्छा करती और पैसे कमाती, उसे अपने दादाजी के सामने फैसले लेने का हक था। वह अपनी बहन की तरह पूरी जिंदगी अपने दादाजी के कंट्रोल में नहीं रह सकती थी। नैना शर्मा वहीं बैठी रहीं और कुछ गहरी सांसें लीं। उन्होंने अपना मूड ठीक किया और किसी से बिल पे करने को कहा। उन्होंने अपना बैग लिया और कैफे से निकलकर विला की तरफ चल दी। जब नैना शर्मा विला में लौटी तो लगभग 10 बज रहे थे। कमला आंटी ने उन्हें अंदर आते देखा और जल्दी से उनका स्वागत किया। युवा मैडम, आप वापस आ गईं। क्या आपने खाना खा लिया? नैना शर्मा ने बिना किसी दिखावे के सिर हिलाया और कहा कि उसने खाना खा लिया है। फिर उसकी नज़र दूसरी मंजिल पर पड़ी जहां कोई निशान नहीं था। उसने होंठ भींचे और धीमी आवाज में पूछा, आर्यन सिंघानिया कहाँ है? युवा मास्टर बहुत पहले लौट आए हैं। उन्हें अब स्टडी में होना चाहिए। कमला आंटी की बातें सुनकर नैना शर्मा ने अनजाने में राहत की सांस ली। वह मुस्कुराए और बोली, कमला आंटी, मैं पहले ऊपर जाऊंगी। नैना शर्मा ऊपर गईं और चुपचाप स्टडी रूम में घूमकर सीधे बेडरूम में चली गईं। बेडरूम में घुसते ही उन्होंने दरवाजा बंद किया, अपना बैग सोफे पर रखा और फिर बाथरूम की तरफ भागी। पिछले कुछ दिनों से वह ऐसी ही थी। घर लौटते ही वह बेडरूम में वापस जाती, नहाती और अपनी स्किन केयर करती। आर्यन सिंघानिया के कमरे में लौटने से पहले वह बिस्तर में घुसकर सो जाती। फिर वह अगले दिन ऑफिस जाने के लिए जल्दी उठ जाती। इस तरह वह आर्यन सिंघानिया से मिलने से बच सकती थी। अध्याय 63। वह मुझसे प्यार नहीं करती। ऐसा नहीं था कि वह आर्यन सिंघानिया को देखना नहीं चाहती थी, लेकिन वह सच में उसकी आंखों में ठंडक नहीं देखना चाहती थी और उसके दुख भरे शब्द नहीं सुनना चाहती थी। अचानक वह अपनी नाइट ड्रेस पहनकर बाथरूम में जाने ही वाली थी कि आर्यन सिंघानिया ने अचानक दरवाजा खोला और अंदर आ गया। नैना शर्मा के कदम अचानक रुक गए। आर्यन सिंघानिया अंदर आया। उसने अपनी काली आंखें उठाईं और उसे देखा। फिर वह सीधे सोफे की तरफ चला गया। नैना शर्मा को पहले लगा कि वह शायद कुछ लेने के लिए अपने कमरे में लौटा होगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह सोफे पर बैठेगा, रिमोट कंट्रोल उठाएगा और टीवी चालू कर देगा। नैना शर्मा एक पल के लिए थोड़ी कंफ्यूज हो गईं। इससे पहले आर्यन सिंघानिया असल में 12 बजे के आसपास ही उनके कमरे में लौटे थे। वह अभी वापस क्यों आईं? हालांकि बेडरूम काफी बड़ा था, लेकिन नैना शर्मा को आर्यन सिंघानिया के साथ अजीब तरह से तंग महसूस हो रहा था। उसकी सांस भी थोड़ी अनियमित हो रही थी। जब वह एक एक करके बाथरूम में जा रही थी तो उसके हाथ और पैर लगभग अकड़ गए थे। कुछ दिन पहले जब भी नैना शर्मा नहाती थी तो यह एक लड़ाई जैसा होता था, जितनी तेजी से हो सके। लेकिन आज वह अचानक कछुए जैसी हो गई, जितनी धीमी हो सकती थी। नैना शर्मा ने करीब 1 घंटे तक नहाया। कपड़े धोने से उसकी स्किन पर झुर्रियां पड़ गई थीं। उसने बाहर टीवी की आवाज सुनी और आखिरकार अपनी किस्मत को मान लिया। ऐसा लग रहा था कि आर्यन सिंघानिया आज रात बेडरूम में ही रहेगा। वह बाथटब से बाहर निकली और अपना नाइट गाउन लेने लगी।
जैसे ही वह उसे पहनने वाली थी, उसे अचानक कुछ ख्याल आया। उसका हाथ एक पल के लिए रुका और फिर वह शेल्फ पर टंगा नाइटगाउन लेने चली गई। उसने अपना सोने का कपड़ा उतारा और उसे अपने शरीर पर लपेट लिया। उसने खुद को कसकर लपेट लिया और अपनी कमर के चारों ओर एक गांठ बांध ली। वह अच्छी तरह जानती थी कि आर्यन सिंघानिया उसके साथ सोना नहीं चाहता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे पिछले कुछ दिनों से एक ही बिस्तर शेयर कर रहे थे, लेकिन वह हमेशा उससे दूरी बनाए रखता था और उसे छूता भी नहीं था। पिछली कुछ बार या तो उसने नशे में अनजाने में उसे बहकाया था या उसने जानबूझकर उसे बेइज्जत किया था। लेकिन पछताने से अच्छा था कि पहले ही सावधान हो जाएं। आखिर आर्यन सिंघानिया एक गुस्सैल आदमी था और उसकी हमेशा इच्छाएं रहती थीं। उसने बहुत कम कपड़े भी पहने थे और उसके बगल में सोने से उसे शर्मिंदगी महसूस होती। वह नहीं चाहती थी कि वह कहे कि वह बेशर्मी से उसे बहका रही है। नैना शर्मा ने बाथरूम का दरवाजा खोला और हल्के से ड्रेसिंग टेबल की तरफ चली गई। बेडरूम बहुत शांत था और सिर्फ फोन का शोर सुनाई दे रहा था। नैना शर्मा ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी और शीशे से टीवी पर चल रहा सीन देख रही थी। वह थोड़ी हैरान थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आर्यन सिंघानिया को वैरायटी शो देखना पसंद होगा। उन्हें लगा था कि वह सिर्फ सीरियस और रिडिक न्यूज़ ही देखेंगे। नैना शर्मा की नज़र टीवी से हटकर गलती से आर्यन सिंघानिया पर पड़ी। वह शीशे की तरफ मुंह करके बैठा था। शीशे में उसका साइड प्रोफाइल साफ दिख रहा था। ये गहरा, सुंदर लेकिन बहुत दूर भी था। नैना शर्मा एकटक देखती रहीं, उनकी आंखों के नीचे की रोशनी हल्की सी टिमटिमा रही थी और भावनाओं की लहरें अनायास ही ऊपर आ गईं। उसने उसे कई बार हार मानने को कहा था, लेकिन वह फिर भी अपने दिल पर काबू नहीं रख पाया। उसकी हिम्मत उसके करीब जाने की नहीं हुई। उसने बस इतना ही किया कि उसे ध्यान से देखा। आर्यन सिंघानिया को लगा कि नैना शर्मा उसे देख रही है, लेकिन जब उसने देखा तो नैना शर्मा की नज़रें नीचे थीं और वह सीरियसली स्किन केयर प्रोडक्ट्स लगा रही थी। उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं। आर्यन सिंघानिया ने कुछ सेकंड के लिए नैना शर्मा की पीठ को घूरा और अचानक उसे लगा कि वह मजाकिया है। वह किस चीज का इंतजार कर रहा था? क्या नैना शर्मा, जो उसके साथ खेल रही थी, उसके खिलाफ साजिश रच रही थी और उसे पैसों का पेड़ समझ रही थी, उसके मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स थी? आर्यन सिंघानिया के होंठ खुद को नीचा दिखाने वाले अंदाज में सिकुड़ गए। फिर उसने रिमोट कंट्रोल पकड़ा और फोन बंद कर दिया। वह उठा और बिस्तर की तरफ चला गया। अध्याय 64 बात बस इतनी है कि वह मुझसे प्यार नहीं करती। जब आर्यन सिंघानिया नैना शर्मा के पास से गुजरा तो नैना शर्मा की नसें अनजाने में तन गईं और उसकी पीठ भी सीधी हो गई। लेकिन वो बिल्कुल नहीं रुका। वह सीधे बिस्तर पर गया, रजाई उठाए और लेट गया। नैना शर्मा की उसकी तरफ देखने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई। वह बिना मुड़े आईने में अपना चेहरा देखती रही, स्किन केयर प्रोडक्ट्स लगाती रही। बेडरूम पूरी तरह शांत था। नैना शर्मा की हरकतें धीमी और हल्की हो गई थीं। उसकी सांसें बहुत हल्की थीं और उसके हाथों की हरकतें भी धीमी हो गई थीं। थोड़ी देर बाद नैना शर्मा ने कोने से बिस्तर पर लेटे आदमी को चुपके से देखा। आर्यन सिंघानिया का एक हाथ उसके सिर के पीछे था, उसकी काली आंखें थोड़ी बंद थीं, जैसे वह सो गई हो। उसने चुपके से राहत की सांस ली। अपनी स्किन का ध्यान रखने के बाद नैना शर्मा खड़ी हुई। वह पहले बेडरूम की लाइट बंद करने गई, फिर धीरे से बिस्तर के दूसरी तरफ गई, रजाई उठाई और लेटने ही वाली थी कि आर्यन सिंघानिया अचानक पलट गए। नैना शर्मा की सांस रुक गई और उनकी हरकतें अकड़ गईं। वह अभी तक सोया नहीं है, ईशा। नैना शर्मा का दिल, जो पहले शांत था, तुरंत फिर से जोर से धड़कने लगा और उसकी हरकतें ज्यादा सावधान हो गईं। बिस्तर पर लेटने के बाद नैना शर्मा बिस्तर के किनारे के करीब थी। उनके हाथ और पैर सही तरीके से रखे गए थे और फिर वह हिली नहीं। सोचने पर यह पहली बार था जब वह आर्यन सिंघानिया के साथ होश में सोई थी। इससे पहले वह उसके वापस आने से पहले ही सो जाती थी, इसलिए नैना शर्मा को अजीब तरह से घबराहट और दिल में गहरी धड़कन महसूस हुई। उन दोनों के बीच साफ तौर पर लगभग एक हाथ की दूरी थी, लेकिन वह भी उसके शरीर की हल्की और अच्छी खुशबू को अपनी नाक के पास महसूस कर सकती थी। हवा में अचानक सूखापन और गर्मी महसूस होने लगी। नैना शर्मा ने अनजाने में अपने शरीर पर नाइटगाउन खींच लिया। नैना शर्मा ने खुद को अपनी कल्पना को बेकाबू होने से रोकने के लिए मजबूर किया और जल्द से जल्द सो जाना चाहती थी। लेकिन जितना ज्यादा ऐसा होता गया, उसका सिर उतना ही जागता गया। साथ ही क्योंकि अंधेरा था, लोगों के सेंस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे और सूखापन और गर्मी का एहसास और भी साफ था। नाइटगाउन बहुत टाइट लपेटा हुआ था और वह आराम से सो गई। नैना शर्मा ने सोचा, वैसे भी अब लाइट बंद हो गई है,
उसे कुछ नहीं दिखेगा। उसने हाथ बढ़ाया, अपना कॉलर थोड़ा खींचा और फिर धीरे से सांस ली। काफी देर तक एक ही पोजीशन में सोने के बाद नैना शर्मा को थोड़ा अजीब लगा। वह करवट लेना चाहती थी, लेकिन उसे आर्यन सिंघानिया को डिस्टर्ब करने का डर था, इसलिए वह बहुत बहुत हल्के से करवट ले ली। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके करवट लेने से पहले ही आर्यन सिंघानिया भी अचानक करवट ले लेगा। नैना शर्मा के हाथ पैरों को पीछे हटने का टाइम नहीं मिला, इसलिए वे बस एक दूसरे से टकरा गए। नैना शर्मा का दिल अचानक एक पल के लिए रुक गया और उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। और हाँ, अगले ही पल वह आदमी अचानक पलटा और उठकर बैठ गया और बेडसाइड लैंप जोर से पटक दिया। आर्यन सिंघानिया की काली आंखें उन्हें ठंडी नजरों से घूर रही थीं, उनकी आंखों के नीचे का हिस्सा गहरा और काला था। उनकी आवाज ठंडी और मजाकिया थी, नैना शर्मा, दूसरी रकम अभी अभी ट्रांसफर हुई है और तुम मुझे इतनी जल्दी तीसरी रकम दिलाने के लिए बहकाना चाहती हो। आर्यन सिंघानिया के इल्जाम से नैना शर्मा हैरान होकर उठ बैठी। सच कहूं तो उनका आर्यन को रिझाने का जरा भी इरादा नहीं था, वरना वह इतनी सावधान नहीं होती। उन्होंने जोर से सिर हिलाया और समझाना चाहती थी, लेकिन शायद वह बहुत जल्दी उठ गईं। जो नाइटगाउन उन्होंने अभी खोला था वह असल में उनके कंधों और कोहनियों से नीचे खिसक गया, जिससे उनकी गोरी स्किन का एक बड़ा हिस्सा दिखने लगा। नैना शर्मा हैरान रह गईं और उनका पूरा शरीर एकदम से हैरान रह गया। बात खत्म हो गई। ईशा अब पीली नदी में कूद भी जाए तो भी अपना नाम साफ नहीं कर सकती। जरूर। आर्यन सिंघानिया की मजाकिया मुस्कान और गहरी हो गई। नैना शर्मा, अगर तुम सच में इतना चाहती हो तो तुम इसे खुलकर मान भी सकती हो। मेरे सामने दिखावा करने से लोगों को और भी ज्यादा नफरत होगी। अध्याय 65। वह मुझसे प्यार नहीं करती 7। आर्यन सिंघानिया की बातें सच में एक तेज ब्लेड की तरह थीं, जो उसे बार बार चुभ रही थी, जैसे वह उसके टुकड़े टुकड़े कर रही हो। नैना शर्मा को लगा कि उसके दिल में तेज लाल खून बह रहा है। उसी पल उसके मन में उदासी छा गई और वह उसे रोक नहीं पाए। उसने अपनी आंखें नीची कर लीं और आंखों में आए आंसुओं को ढक लिया। फिर उसने नीचे खिसका हुआ नाइटगाउन पकड़ा और ऊपर खींच लिया। उसकी उंगलियों ने कॉलर को कसकर पकड़ लिया। उसने जोर से सूंघा और अपनी सिसकियां दबा ली। उसने जितना हो सके शांति से बोलने की कोशिश की, आज मेरा सच में ऐसा मतलब नहीं था। मैं अभी गलती से हैरान रह गई थी। गलती से। आर्यन सिंघानिया ने उसे बुरी तरह टोका और मजाक में हंसा। उसका सुंदर चेहरा उतर गया और उसकी भौहें ठंडी हो गईं। उसने जो शब्द कहे वे और भी कड़वे होते गए। तुम गलती से मेरे कमरे में घुस गईं, गलती से मुझे बहकाया, गलती से हमारी कामुक तस्वीरें ले ली और फिर गलती से उन्हें दिखा दिया। नैना शर्मा, तुम कब लापरवाह नहीं रही हो। मैंने पहले भी कहा है, वेश्या बनने के बाद अपने लिए कोई मेमोरियल बनाने के बारे में सोचना भी मत। आर्यन सिंघानिया की बातों से नैना शर्मा का चेहरा पीला पड़ गया। उसे शर्म और शर्मिंदगी महसूस हुई। हालांकि उसने जो कहा वह असल में उसकी लापरवाही थी, उसे सफाई देने का भी हक नहीं था। आखिर इसी बात की वजह से ईशा ने उससे शादी की थी और अपने इन्वेस्टमेंट के बदले अपने शरीर का इस्तेमाल भी किया था। लेकिन वह बहुत ज्यादा परेशान थी और उसके शरीर में इमोशंस उमड़ रहे थे। फिर वे भड़क गए और सीधे उसके पास दौड़े। वह अब और खुद को रोक नहीं पाए और थोड़े गुस्से में बोली, वैसे भी मैं आज तुम्हें सिड्यूस नहीं करना चाहती थी। नैना शर्मा बोलते बोलते बिस्तर से उठी, रजाई और तकिया उठाया और आर्यन सिंघानिया से कहा, आज रात मैं सोफे पर सोऊंगी। गुड नाइट। उसके बाद नैना शर्मा अकेले ही सोफे की ओर चली गई। किसे पता था कि नैना शर्मा ने 2 कदम भी नहीं चले होंगे कि अचानक किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली। फिर उसे पीछे से खींच लिया गया। उसके कदम डगमगा रहे थे और उसका पूरा शरीर सीधे बिस्तर पर गिर गया। आर्यन सिंघानिया पलटा और उसके शरीर पर दबाव डाला। उसने उसके हाथों को पकड़ा और उन्हें अपने शरीर के किनारे दबाया। उसकी आंखों में बहुत ज्यादा गुस्सा था और वह गुस्से में हंसा। नैना शर्मा, क्या तुम अब मेरे साथ हार्ड टू गेट खेलने के लिए तैयार हो? पाने के लिए कड़ी कोशिश कर रहा। नैना शर्मा ने पलकें झपकाईं और अपने हाथों को कसकर भींच लिया और मुस्कुराने की कोशिश की। आर्यन सिंघानिया, मुझे लगता है कि तुमने सच में गलत समझा है। मैं तुम्हें रिझाना नहीं चाहती थी और मैं तुम्हें पाने के लिए कोई नाटक भी नहीं कर रही हूँ। मैं बस अब सोना चाहती हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। बोलते हुए वो पूरी ताकत से आर्यन सिंघानिया की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जितना वो स्ट्रगल करती, आर्यन सिंघानिया उतना ही उसे दबाता जाता। सिर से पैर तक अचानक एक मोटी खतरनाक आभा फैल गई। उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए और उसकी आवाज धीमी लग रही थी, जैसे पाताल लोक से आ रही हो।
नैना शर्मा, हमारे बीच डील तुमने शुरू की थी, लेकिन आखिरी फैसला तो मेरा है। नैना शर्मा का दिमाग अभी यह समझने की कोशिश कर रहा था कि आर्यन सिंघानिया का किस उसके होठों पर जोर से पड़ा। नैना शर्मा की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं, उसका चेहरा एक तरफ हो गया और उसने अनजाने में उससे दूरी बना ली। पहले उसे उम्मीद थी कि वह विरोध करेगी और अपना बचाव करेगी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब जब मैडम शर्मा को थोड़ी राहत मिली थी और उन्हें उसकी जरूरत नहीं थी, तो उसने विरोध करना शुरू कर दिया और नहीं चाहती थी कि वह उसे छुए। नैना शर्मा की हरकत आर्यन सिंघानिया के दिल की आखिरी डोर को तोड़ने वाली थी। उसने मजाक उड़ाया और एक हाथ से उसके सिर के ऊपर हाथ रखा। फिर उसने एक हाथ छुड़ाया और नैना शर्मा का जबड़ा दबा दिया। उसने उसे जबरदस्ती सीधा किया और अपने होंठ फिर से नीचे दबा लिए। अध्याय 66 बात बस इतनी है कि वह मुझसे प्यार नहीं करती। 8 जैसे ही उसने उसे किस किया, नैना शर्मा पिछली कुछ बार के असहनीय दर्द के बारे में सोचे बिना नहीं रह सकी। उसके संघर्ष की ताकत और मजबूत होती गई, यहां तक कि जब आर्यन सिंघानिया की जीभ जबरदस्ती उसके मुंह में डाली गई, तो उसने अचानक जोर से काट लिया। खून की गंध तेजी से दोनों लोगों के होठों और दांतों के बीच फैल गई। आर्यन सिंघानिया कराह उठा और एक पल के लिए उसकी हरकतें रुक गईं। फिर उसकी काली आंखों में खून जैसी लाल दुश्मनी भर गई। वह 2 बार हंसा और उसके होंठ नैना शर्मा के होठों से हट गए। बस नैना शर्मा को राहत की सांस लेने का भी समय नहीं मिला था कि आर्यन सिंघानिया का हाथ सीधे उनकी कमर के चारों ओर बेल्ट पकड़ चुका था। जोर से खींचने पर उनका नाइट गाउन खुल गया। फिर उन्होंने नैना शर्मा के पैर खींचकर अलग किए और उनके शरीर को बेरहमी से नीचे गिरा दिया। अगर यह कहा जाए कि आर्यन सिंघानिया पिछली कुछ बार दयालु रहा था, तो इस बार वह एक पागल की तरह था, पूरी तरह से बेकाबू। एक हिंसक जानलेवा आभा के साथ उसने उसे बेरहमी से सजा दी। नैना शर्मा को इतना दर्द हो रहा था कि उनके माथे पर ठंडा पसीना आ गया था। अनजाने में उनके हाथ अपने नीचे की चादर को पकड़ना चाहते थे, लेकिन आर्यन सिंघानिया ने उनके हाथों को मजबूती से पकड़ रखा था और वह बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही थी। अगर यह पहले की बात होती, तो चाहे कितना भी दर्द या दुख होता, वह बस अपनी आंखें बंद कर लेती, दांत भींच लेती और चुपचाप सह लेती। लेकिन आज उसे पता नहीं कहां से इतनी ताकत मिली कि वह आर्यन सिंघानिया का हाथ छुड़ाकर उसे दूर धकेल सके। नैना शर्मा जितना ज्यादा विरोध करती, आर्यन सिंघानिया की हरकतें उतनी ही तेज होती जाती। वह उसे दूर नहीं धकेल सकती थी और हार मानने को तैयार नहीं थी। उनके हाथों ने अचानक आर्यन सिंघानिया के कंधे पकड़ लिए, उन्हें सहारा दिया, अपना मुंह खोला और उनकी गर्दन पर जोर से काट लिया। उसने उसे बहुत दर्द महसूस कराया था, इसलिए वह भी उसे दर्द महसूस कराना चाहती थी। दोनों लोगों के बीच का प्यार एक फिजिकल लड़ाई जैसा था। वे एक दूसरे में उलझे हुए थे और कोई भी दूसरे के आगे नहीं झुका। नैना शर्मा को याद नहीं था कि आर्यन सिंघानिया ने कितनी बार उसके शरीर को दबाया और ऐसा किया। उसे बस गर्म बर्तन में रखी मछली जैसा महसूस हो रहा था, जिसे अनगिनत बार उछाला और घुमाया जा रहा था। जब उसने खत्म किया, तो उसका पूरा शरीर बिस्तर पर ढीला पड़ा था, सांस के लिए हौंफ रहा था। उसमें अपनी उंगलियां हिलाने की भी ताकत नहीं थी। आर्यन सिंघानिया बिस्तर से कूदकर बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वह बाहर आया और धीरे धीरे अपने कपड़े पहने। उसने नैना शर्मा की तरफ देखा। उसके दिल का गुस्सा कम नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ गया। वह अभी भी बहुत ज्यादा और चिड़चिड़ा था। वह कुछ कदम आगे बढ़ा, अपना फोन उठाया और असिस्टेंट विक्रम का नंबर डायल किया। नैना शर्मा के सामने उसने एक एक करके कहा, अब तीसरी रकम शर्मा ग्रुप के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। ऐसा कहने के बाद वह मजाक उड़ाता हुआ लगा, लेकिन ऐसा भी लगा कि उसने मजाक नहीं किया। वह मुड़ा और चला गया। आर्यन सिंघानिया गुस्से में नीचे चला गया। कमला आंटी को लगा कि उसके पास उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है और वह उससे पूछने के लिए ऊपर जाने वाली थी। लेकिन जब उन्होंने आर्यन सिंघानिया का बहुत उदास एक्सप्रेशन देखा, तो वह तुरंत रुक गई और ऊपर जाने की हिम्मत नहीं हुई। जब आर्यन सिंघानिया घर से बाहर निकले, तभी कमला आंटी ने अपने दिल पर थपथपाया, जिसमें अभी भी डर था। फिर वह दूसरी मंजिल की तरफ देखे बिना नहीं रह सकी। यंग मास्टर और यंग मैडम फिर से क्यों लड़ रहे थे? आर्यन सिंघानिया की गाड़ी बहुत दूर निकल गई थी, लेकिन वह अभी भी गुस्से में थी। उसे गुस्सा इस बात का था कि नैना शर्मा ने उसके साथ पैसों का पेड़ जैसा बर्ताव किया। उसे इस बात का और भी गुस्सा था कि अगर वह ये रोल खो देता है, तो वह उसे रख नहीं पाएगा। अगर उस दिन उसका शर्मा परिवार फिर से उठ खड़ा होता और उसका शर्मा परिवार अपनी शान वापस पा लेता, तो क्या वह नैना शर्मा अब भी उसे देखती?
ये ठीक वैसा ही था जैसे उस समय जब वह एक रात की करीबी के बाद तुरंत उसके खिलाफ हो गई थी। जैसे ही उसने ये सोचा, आर्यन सिंघानिया के दिल का गुस्सा धीरे धीरे गहरी घबराहट में बदल गया। स्टीयरिंग व्हील पर उसके हाथ बेकाबू होकर कांपने लगे। अध्याय 67। वह मुझसे प्यार नहीं करती। 9। उसने उससे शादी सिर्फ इसलिए की क्योंकि वह उसके करीब आना चाहता था, लेकिन वह हमेशा कंट्रोल खो देता था और उसे चोट पहुंचाता था, फिर उसे और दूर धकेलता था। आर्यन सिंघानिया ने जोर से ब्रेक लगाए और कार सड़क के किनारे रुक गई। वह पीछे झुक गया, उसकी आंखों में बेबसी और हार थी। पिछले 3 सालों में वह समय समय पर सोचता रहा था कि काश वह शुरू में ही नैना शर्मा के करीब न जाता। इस तरह वह ये बात जानते हुए भी बेवकूफ़ी में उसके लव स्कैम में नहीं फंसता। वह उसे बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता और उससे प्यार भी नहीं करता। उस समय उसे उम्मीद थी कि शायद नैना शर्मा के पास उसके दिल का एक हिस्सा हो। जब तक वह उसके साथ अपने दिल के एक हिस्से से पेश आती रहेगी, वह सब कुछ नजरअंदाज कर सकता है। भले ही उसने ऐसा कुछ किया हो, भले ही वह अपना ज़मीर खो बैठा हो, फिर भी वह मजबूती से उसके साथ रहेगा। उस रात वह नशे में थी और उसे ढूंढने के लिए दौड़ी। वह उसकी बाहों में गिर गई और अपनी धुंधली आंखें खोली। उसके गुलाबी गाल और लंबी पलकें फड़कने लगीं। उन्होंने धीरे से उसके दिल को झकझोर दिया और वह उसे किस किए बिना नहीं रह सका। उसके होंठ बहुत प्यारे और मुलायम थे। उसने उसे गले लगाया और जोर से किस किया। उसने विरोध नहीं किया। वह अपने पंजों पर खड़ी हो गई और अपनी बाहें उसके गले में डाल दी और जोश से जवाब दिया। उसके जवाब से उसके शरीर में आग लग गई। उसका पूरा शरीर अचानक गर्म हो गया और वह उसे उठाकर बिस्तर पर लिटाए बिना नहीं रह सका। पहली बार उसे पता चला कि एक आदमी और औरत के बीच का प्यार कितना शानदार हो सकता है। उसने उसे किस किया, उसे सहलाया और बहुत नरमी से और देर तक रहा। द लास्ट किस के समय उसने अपनी इच्छा को दबाया और खुद को संभाला। उसने उससे पूछा कि क्या वह उसे देने को तैयार है। भले ही उस समय वह सच में उसे चाहता था, शायद वह खुद को रोक नहीं पाया, फिर भी वह उसकी इज्जत करना चाहता था। अगर वह नहीं चाहती तो वह उसे मजबूर नहीं करता। फिर उसने उसे धीरे से सिर हिलाते हुए देखा। उस पल ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों के सामने खूबसूरत फूल खिल गए हों। उसका दिल खुशी से भर गया। उसे लगा कि वह उससे प्यार करती है, कि वह सच्ची है, और इसीलिए वह अपना शरीर उसे देने को तैयार थी। उसने उसे पहली बार दिया। जब वह उसके शरीर में गया तो वह बहुत सावधान था और उसे बहुत प्यार कर रहा था। इसके खत्म होने के बाद भले ही वह अभी भी संतुष्ट नहीं था और उसका शरीर दूसरी बार ऐसा करने के लिए ललचा रहा था, उसने उसकी कसी हुई भौहों को देखा और खुद को उसे रोकने के लिए मजबूर किया। उसने उसे तब तक कसकर पकड़ा जब तक आसमान में रोशनी की पहली किरण दिखाई नहीं दी। उसने धीरे से उसे नीचे उतारा और कंबल से ढक दिया। उसने उसके होठों पर किस किया, अपने कपड़े बेतरतीब ढंग से पहने और बाहर भाग गया। जिस पल वह उसके पास आया, उसने पहले ही अपना मन बना लिया था। वह नैना शर्मा के लिए जिम्मेदार बनना चाहता था। वह उससे शादी करना चाहता था। वह अपनी बाकी जिंदगी उसके साथ रहना चाहता था। जब वह जागेगी तो वह उसे प्रपोज करने वाला था। जब वह बाहर भागा तो वह भूल गया कि अभी सुबह है और दुकानें अभी खुली नहीं हैं। वह बेवकूफ़ों की तरह खाली सड़कों पर भागा। वह एक के बाद एक गली भागा और आखिर में उसे एक अंगूठी की दुकान खुली दिखी। वह अंदर भागा, सबसे महंगी अंगूठी खरीदी और बिना पलक झपकाए अपना कार्ड स्वाइप कर दिया। हालांकि वह सिंघानिया परिवार के क्राउन प्रिंस थे, लेकिन कंपनी संभालने से पहले वह अपने परिवार के पैसे इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने अंगूठी खरीदने के लिए जो पैसे इस्तेमाल किए, वह पैसे थे जो उन्होंने सालों में अपने इन्वेस्टमेंट से कमाए थे। इस अंगूठी के लिए उनकी लगभग सारी सेविंग्स खर्च हो गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बिना पलक झपकाए अपना कार्ड स्वाइप कर दिया। अध्याय 68। वह मुझसे प्यार नहीं करती। 10। उसने अंगूठी पकड़ी हुई थी और एक पल के लिए भी आराम करने को तैयार नहीं था। वह जल्दी से वापस भागा। जब वह अपने अपार्टमेंट के दरवाजे पर वापस भागा तो वह जोर जोर से हाँफ रहा था और उसे बहुत पसीना आ रहा था, लेकिन उसे बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हो रही थी। वह हमेशा से ही एक पक्के इरादे वाला इंसान था। एक बार जो फैसला कर लेता था उसे पूरा करता था। लेकिन जब वह दरवाजे पर खड़ा होता था तो उसमें थोड़ी झिझक और डर होता था। उसे डर था कि उसका प्रपोजल बहुत अचानक होगा और वह डर जाएगी। उसे ये भी डर था कि अगर वह राजी नहीं हुई तो वह क्या करेगा। काफी देर तक हिचकिचाने के बाद आखिरकार उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला। उसने कभी सोचा था कि दरवाजा खुशी की राह पर ले जाएगा,
लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह अंधेरे और दर्द के कभी न खत्म होने वाले नरक की ओर ले जाएगा। एक दिन पहले वह नैना शर्मा से मिला था। अगले दिन वे अजनबी हो गए। सबको यह अजीब लगा और कोई समझ नहीं पाया। लक्ष्य राठौर तो खास तौर पर उससे पूछने आया था कि ऐसा क्यों है। क्यों? तब उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। बस बात यह है कि परी मुझसे प्यार नहीं करती। यह इतना आसान है, ये बस इतना आसान है। आर्यन सिंघानिया ने अपनी आंखें बंद कर ली और उनकी आंखों के कोनों से धीरे धीरे आंसू बहने लगे। उन्होंने अपना हाथ उठाया और अपनी बड़ी हथेली से अपना चेहरा ढक लिया, लेकिन उनका शरीर अभी भी अनजाने में कांप रहा था। योजक चिन्ह। अगले दिन नैना शर्मा ने खुद को बिस्तर से बाहर निकालने के लिए मजबूर किया। नहा धोकर उसने अपने कपड़े बदले और अपना बैग लेकर कंपनी चली गई। वह अपने दादाजी की हर बात मान सकती थी, लेकिन उसे घर पर सस्पेंड करके कंपनी के मामलों में हिस्सा नहीं लेना पड़ सकता था। चाहे कुछ भी हो, उसे इसके लिए लड़ना था। उसे कंपनी में रहना था और हाथ में मौजूद प्रोजेक्ट पर अच्छा काम करना था। तभी उसे सिंघानिया परिवार के पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी और आर्यन सिंघानिया उसे नीची नजर से नहीं देखेगा। नैना शर्मा कंपनी में पहुंचने के बाद सीधे चेयरमैन के ऑफिस की ओर चली गई। जब सेक्रेटरी शर्मा ने उसे देखा तो वह जल्दी से नैना शर्मा को रोकने के लिए आगे बढ़ी और बिजनेस वाले लहजे में कहा, मैनेजर शर्मा, चेयरमैन अभी मेहमानों से मिलना नहीं चाहते। उन्होंने आपसे कहा है कि जो काम चल रहा है उसे सीधे मुझसे जोड़ दें। नैना शर्मा ने त्योरियां चढ़ाईं। दादाजी मेहमानों को नहीं देखते, पर मैं भी उन्हें नहीं देखती। एक तरफ हटो। सेक्रेटरी शर्मा का एक्सप्रेशन थोड़ा अजीब था। मैनेजर शर्मा, ये चेयरमैन का ऑर्डर है। प्लीज मेरे लिए चीजें मुश्किल मत बनाए। नैना शर्मा के हाथ उसके शरीर के दोनों तरफ लटके हुए थे और उसने जोर से भींच लिया। उसके मोती जैसे सफेद दांतों ने उसके निचले होंठ को कसकर काट लिया। गहरी सांस लेने के बाद उसने धीरे से अपने लाल होंठ खोले। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाऊंगी। मैं जबरदस्ती अंदर नहीं आऊंगी। मैं यहीं इंतजार करूंगी कि दादाजी कब मुझसे मिलने और फिर से मिलने को तैयार होंगे। क्या ये ठीक है? ये कहने के बाद वह एक कदम पीछे हटी और वहीं अकड़कर खड़ी हो गई। सेक्रेटरी शर्मा ने उसे देखा और आह भरने से खुद को रोक नहीं पाए। कुछ देर सोचने के बाद वह मुड़े और ऑफिस का दरवाजा खटखटाया। करीब 5 मिनट बाद सेक्रेटरी शर्मा ऑफिस से बाहर आए और नैना शर्मा से कहा, मैनेजर शर्मा, चेयरमैन आपसे मिलना चाहते हैं। नैना शर्मा ने उसे देखकर होंठ घुमाए और थैंक यू कहा। फिर उसने अपने कपड़े ठीक किए और अंदर चली गई। राजेश शर्मा सोफे पर बैठकर चाय पी रहे थे। जब उन्होंने नैना शर्मा को अंदर आते देखा तो वे मुस्कुराए और बोले, नैना आओ और बैठो। दादाजी के साथ एक कप चाय पियो। नैना शर्मा बात मानते हुए पास आई और बैठ गईं। उन्होंने राजेश शर्मा की दी हुई चाय उठाए और एक घूंट लिया। फिर उन्होंने चाय का कप नीचे रखा और बोलना चाहती थी, लेकिन राजेश शर्मा पहले बोल पड़े। नैना, आर्यन ने कल तीसरी रकम ट्रांसफर की थी। तुम्हें इसके बारे में पता है ना? नैना शर्मा हैरान रह गईं, उनकी लंबी पलकें कांपने लगीं। उसे कैसे पता नहीं चला कि उसने इस पैसे के बदले में इतना अपमानजनक तरीका अपनाया था। अध्याय 69। तुमने उसकी मदद क्यों की? 1। नैना शर्मा पिछली रात को याद नहीं करना चाहती थी। उसने अपने दिमाग से उन शर्मनाक तस्वीरों को हटाने की बहुत कोशिश की। धीरे से अपने होंठ भींचे और कहा, दादाजी, संजना। राजेश शर्मा ने हाथ उठाकर उसे चुप रहने का इशारा किया। फिर उन्होंने आगे कहा, देखो, सभी आदमियों को मनाना पड़ता है ना? तुम्हें बस थोड़ी सी कोशिश करनी होगी और आर्यन सिंघानिया हमारे पैसे नहीं रोकेगा। देखो, तीसरी रकम तुम्हें इतनी आसानी से ट्रांसफर हो गई, इसलिए कल उसके दादाजी ने जो फैसला लिया वह सही था। तुम्हारा काम अपने पति की अच्छी तरह से सेवा करना और उन्हें खुश रखना है। एक बार जब वह खुश हो जाएंगे तो वह पैसे ट्रांसफर कर देंगे और हमारी कंपनी फिर से खड़ी हो जाएगी। तुम शर्मा ग्रुप और शर्मा परिवार के लिए भी काम कर रही हो। दादाजी, आप ऐसा नहीं कह सकते। नैना शर्मा ने राजेश शर्मा को टोकते हुए कहा, हम पूरी जिंदगी सिंघानिया परिवार और आर्यन सिंघानिया पर निर्भर नहीं रह सकते। अब जब हमारे पास काफी पैसे हैं तो हमें इस प्रोजेक्ट में अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। जब तक ये प्रोजेक्ट डेवलप होता है, हमें भविष्य में सिंघानिया परिवार के इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। नैना, तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारा क्या मतलब है कि हम हमेशा सिंघानिया परिवार पर भरोसा नहीं कर सकते? क्योंकि तुम्हारी शादी आर्यन सिंघानिया से हुई है, इसलिए सिंघानिया परिवार हमारा सपोर्ट करेगा। तुम इतने मजबूत सपोर्ट का इस्तेमाल क्यों नहीं करती?
खुद को डेवलप करने के लिए। अगर हम सिर्फ अपने डेवलपमेंट पर भरोसा करेंगे तो हम कब फिर से ऊपर उठ पाएंगे। अतीत को पार करने की तो बात ही छोड़ो। राजेश शर्मा ने उसे सख्ती से डांटा। अचानक उसे कुछ याद आया और उसकी आंखों में अंधेरा छा गया। नैना, क्या तुम्हें हमेशा ऐसे ही ख्याल आते हैं? क्या इसीलिए तुम्हें आर्यन में इतनी दिलचस्पी नहीं है? नैना शर्मा अभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी और गलती से अपनी सारी बातें कह गईं। अब जब राजेश शर्मा ने उनसे सवाल किए तो उन्हें एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। उसने अनजाने में अपने सूखे होंठ चाटे और अपनी लार निगल ली। उसकी आवाज धीमी हो गई। दादाजी, मेरा वह मतलब नहीं था। मैं परी हूँ। अच्छा होगा अगर आपका मतलब उस तरह से न हो। राजेश शर्मा नैना शर्मा की बात बिल्कुल नहीं सुनना चाहते थे। उन्होंने आगे कहा, आप चाहे जो भी सोचें, मैं चाहता हूं कि आप याद रखें कि अब आपके लिए सबसे जरूरी बात आर्यन सिंघानिया के साथ अच्छे रिश्ते बनाना और उसे आपसे प्यार करवाना है। उसे आपसे प्यार करवाएं और वह आपके प्रति वफादार रहे। आर्यन सिंघानिया को उससे प्यार करने देना। आर्यन सिंघानिया को उसके प्यार में पागल कर देना। अगर दादाजी उसके सामने नहीं बैठे होते तो नैना शर्मा जरूर जोर से हंसती, क्योंकि यह सच में बहुत ही मजेदार बात थी। ऐसा नहीं था कि वह राजी नहीं थी, लेकिन अगर वह अपनी पूरी जिंदगी मेहनत भी कर ले तो भी आर्यन सिंघानिया को उससे प्यार नहीं होगा। दादाजी तो बस बकवास कर रहे थे। नैना शर्मा के लाल होंठ धीरे से फड़के। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन आखिर में उसने हार मान ली। उसने सोचा कि वह अपने दादाजी से चाहे कुछ भी कहे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वह बस आज्ञा मानना और आदेश पूरा करना चाहते थे, मना नहीं करना चाहते थे। नैना शर्मा ने अपने हाथ कसकर भींच लिए। फिर उसने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है दादाजी, आप जो भी कहेंगे मैं मान लूंगी। मैं आर्यन के साथ अच्छे से फीलिंग्स बनाऊंगी। मैं उसे मुझसे प्यार करने के लिए और उसे मुझसे प्यार करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगी। लेकिन दादाजी, आपको मुझसे ये भी वादा करना होगा कि मुझे सस्पेंड नहीं किया जाएगा। मैं अपने हाथ के काम के लिए अभी भी जिम्मेदार रहूंगी। चिंता मत करो, मैं अब काम की वजह से आर्यन को नजरअंदाज नहीं करूंगी। मैं उसके साथ जाने के लिए हर दिन टाइम पर घर आऊंगी, ठीक है? अध्याय 70 तुमने उसकी मदद क्यों की? 2 राजेश शर्मा ने नाराजगी से अपनी भौहें सिकुड़ी। उसे उम्मीद नहीं थी कि नैना शर्मा सच में उससे मोलभाव करने की हिम्मत करेगी। नैना शर्मा की पीठ अकड़ गई और उसकी काली आंखें राजेश शर्मा को घूरने लगीं। भले ही वह डरी हुई थी, लेकिन वह पीछे हटने को तैयार नहीं थी। आखिर अगर वह अभी पीछे हट गई तो वह सच में दादाजी के लिए आर्यन सिंघानिया को खुश करने का एक जरिया बन जाएगी। हालांकि वह खुद के बारे में बताने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी, लेकिन ये सच था। कुछ देर के लिए दोनों के बीच अनबन हो गई। राजेश शर्मा की भौहें और भी तन गईं। हालांकि वह बहुत नाराज थे, लेकिन वह दिल से जानते थे कि उनकी इस पोती को तर्क से मनाया जा सकता है, लेकिन जबरदस्ती से नहीं। अगर वह उसे मजबूर करेंगे तो इसका उल्टा ही असर होगा। राजेश शर्मा ने ध्यान से फायदे और नुकसान को तौला और धीरे धीरे उनके चेहरे पर हल्कापन आया। उसने कुर्सी के आर्मरेस्ट पर उंगली थपथपाए और कहा, दादाजी आपसे वादा कर सकते हैं, लेकिन आपको वादा करना होगा कि आप आज जो कहेंगे वह करेंगे। नहीं तो आपको तुरंत सस्पेंड कर दिया जाएगा। राजेश शर्मा की बातें सुनकर नैना शर्मा ने मन ही मन राहत की सांस ली, लेकिन दिखाने की हिम्मत नहीं हुई। उसने अपने चेहरे पर तनाव लाते हुए धीरे से कहा, थैंक यू दादाजी। योजक चिन्ह। नैना शर्मा अपने ऑफिस में गईं, दरवाजा बंद किया, उसे लॉक किया और दरवाजे से टिक गईं। तब जाकर उन्होंने राहत की सांस ली। पिछले 1 साल से कंपनी और शर्मा परिवार के लिए वह लगभग अपने दादाजी के हुक्म मानती थी। वह जो भी करने को कहते वह करती। वह एक बुढ़िया की तरह थी जिसमें न तो कोई होश था और न ही कोई आत्मा। उस समय उसे कोई परवाह नहीं थी। वैसे भी ईशा इस जन्म में उस आदमी से शादी नहीं कर पाएगी जिससे वह प्यार करती थी। अगर उसकी शादी से शर्मा परिवार को मदद मिल सकती है तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि उसने किससे शादी की। लेकिन अब बात अलग थी। उसकी शादी आर्यन सिंघानिया से हो चुकी थी। भले ही उसने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया था, भले ही वह उससे बहुत नफरत करता था, फिर भी वह उसे पसंद करती थी और बिना किसी सहारे के उससे प्यार करती थी। प्यार की वजह से वह इस तरह उसके साथ नहीं रह सकती थी। हर बार जब वह उसकी बेरुखी देखती, हर बार जब वह उसका मजाक उड़ाती, हर बार जब वह उसकी बेइज्जती देखती, तो उसे लगता जैसे उसके दिल का एक बड़ा टुकड़ा कट गया हो और वह इतने दर्द में थी कि मरना चाहती थी। वह यह उम्मीद नहीं कर सकती थी कि वह उसे पसंद करेगा, लेकिन कम से कम वह गंदी औरत नहीं बनना चाहती थी जो उसके खिलाफ साजिश करे और उसे हमेशा के लिए अपने दिल में बसा ले।
इसलिए वह अपने दादाजी की शर्तों पर मान गई ताकि उन्हें कुछ समय के लिए स्टेबल किया जा सके। जब भविष्य में प्रोजेक्ट अच्छा डेवलप होगा तो उनके पास बोलने के लिए कैपिटल होगा। तब तक वह इतनी पैसिव और लाचार नहीं होंगी। योजक चिन्ह। छोटी मीरा ने कियारा खुराना को फोन किया और उससे मिलने से पहले लगभग 10 बार डेट पर चलने के लिए पूछा। हालांकि उसने उसका नाम बताया और नैना शर्मा से पर्सनली बात करने के लिए कहा। नैना शर्मा को बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। जब वे स्कूल में थे तो कियारा खुराना हमेशा उनके खिलाफ जाना पसंद करती थी। हालांकि उस समय वह घमंडी और घमंडी थी। आर्यन सिंघानिया के अलावा वह किसी को भी अपनी नजरों में नहीं रखती थी। भले ही कियारा खुराना उसकी पक्की लव राइवल थी, फिर भी वह उसे नजरअंदाज कर देती थी। बेशक कभी कभी जब कियारा खुराना उसे उकसाने के लिए कुछ बेवकूफ़ी भरी बातें कहती थी तो भी वह कुछ शब्दों से जवाब देती थी। आखिर में कियारा खुराना का दिल कांच जैसा हो गया था और वह गुस्से में रो पड़ी थी। तब से वो उससे नाराज थी। उस समय ये भी उसकी वजह से ही था कि उसे उस बात के बारे में पता चला जिसने उसे अचानक चौंका दिया था। अब पासा पलट गया था। मदद मांगने की बारी उसकी थी। कियारा खुराना इस मौके को आसानी से नहीं जाने देंगी। अगर हो सके तो नैना शर्मा सच में कियारा खुराना से डील नहीं करना चाहती थी। बस बात यह थी कि इस समय कियारा खुराना ही सबसे सही स्पोक्सपर्सन थी, इसलिए अगर पहाड़ में टाइगर भी होता तो वह जबरदस्ती घुस ही सकती थी। अध्याय 71 तुमने उसकी मदद क्यों की। 3 छोटी मीरा और कियारा खुराना की मैनेजर का सुबह 9 बजे उनकी मैनेजमेंट कंपनी में मिलने का अपॉइंटमेंट था। नैना शर्मा 15 मिनट पहले आ गईं। वो फ्रंट डेस्क पर गईं और फ्रंट डेस्क लेडी को अपनी पहचान बताने के बाद फ्रंट डेस्क लेडी मुस्कुराए और बोली, लीला दी ने हमें पहले ही बता दिया है। वह चाहती हैं कि आप सीधे 15वीं मंजिल पर जाएं। नैना शर्मा ने सिर हिलाया। धन्यवाद कहने के बाद वह लिफ्ट की ओर चली गईं। उसे नहीं पता था कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आज उसकी किस्मत खराब थी, लेकिन दोनों लिफ्ट खराब हो गई थी और वह फिलहाल उनसे नहीं जा सकती थी। नैना शर्मा ने अपने होंठ भींचे, फिर मुड़कर सेफ रास्ते की ओर चल दी। नैना शर्मा को रोज एक्सरसाइज करने की अच्छी आदत थी, इसलिए सीढ़ियां चढ़ना उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बस आज उन्होंने नई हाई हील्स पहनी थी और हील्स उनके पैरों से थोड़ी रगड़ खा रही थी, इसलिए कुछ फ्लोर चलने के बाद उनकी एड़ियों में थोड़ा दर्द होने लगा। फिर भी उन्होंने दांत पीसते हुए ऊपर जाने की जिद की। नैना शर्मा ने लगभग 10 मिनट बिताए और आखिरकार 15वीं मंजिल पर चली गईं। उन्होंने टाइम देखा, अभी भी 5 मिनट बाकी थे। वह उसी जगह खड़ी रहीं और अपनी सांसों को थोड़ा शांत किया। फिर वह सबसे पहले बाथरूम गईं, बस अपना मेकअप ठीक किया, अपने थोड़े बिखरे बालों को ठीक किया और बाहर चली गईं। वो 15वीं मंजिल पर रिसेप्शन एरिया में गईं और रिसेप्शनिस्ट से कहा, नमस्ते, मेरा मिस कियारा खुराना के साथ अपॉइंटमेंट है। वेदिका दी। रिसेप्शनिस्ट को थोड़ी हैरानी हुई। वह आज ऑफिस नहीं आईं। आप कंपनी में नहीं आए। नैना शर्मा एक पल के लिए हैरान रह गईं और उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। क्या आपको पक्का यकीन है? मैंने आज सुबह 9 बजे उनसे यहीं मिलने का इंतजाम किया था। वेट्रेस ने बिना सोचे समझे सिर हिला दिया। वेदिका दी कंपनी में नहीं आ सकती। उन्हें आज बाहर एक कमर्शियल शूट करना है। ईशा, बाहर एक विज्ञापन की शूटिंग कर रही हूँ। नैना शर्मा की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। फिर जैसे उन्हें कुछ याद आया हो, उन्होंने बाहर लिफ्ट की ओर इशारा करते हुए कहा, लिफ्ट कब खराब हुई? रिसेप्शनिस्ट और भी कंफ्यूज हो गई। लिफ्ट खराब नहीं है। आशा के अनुसार। नैना शर्मा के होंठ मुड़ गए, लेकिन मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। उसे पहले ही अंदाजा हो गया था कि कियारा खुराना उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर देगी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि अब भी उसके साधन इतने कम हैं। नैना शर्मा ने धीरे से सांस ली, फिर अपने बैग से फोन निकाला और कियारा खुराना के मैनेजर को फोन किया। मैनेजर ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, ओह, मुझे बहुत अफसोस है मिस शर्मा। मैं भूल गया था कि हमारी वेदिका को आज काम है। मुझे नहीं लगता कि हम आज मिल पाएंगे। आपको बेकार में यहाँ बुलाने के लिए मुझे बहुत अफसोस है। नैना शर्मा की मुस्कान नहीं बदली और उनकी आवाज नर्म थी। कोई बात नहीं, आप कब फ्री हैं मिस खुराना? चलो फिर मिलते हैं। हमारी वेदिका को आजकल बहुत काम है और वो परसों फिल्म फेस्टिवल के लिए कांस जा रही है। मुझे लगता है कि हमें उसके वापस आने का इंतजार करना होगा और समय देखना होगा। मैनेजर ने उसे कोई खास समय नहीं दिया, जिसका मतलब था कि बहुत देर हो चुकी थी या कियारा खुराना उसे मिलने का दूसरा मौका नहीं देना चाहती थी। लेकिन उसे कियारा खुराना को जीतने के लिए अपनी पूरी कोशिश करनी थी। वह ऐसे ही ब्लॉक होने को तैयार नहीं थी। नैना शर्मा ने कुछ देर सोचा और कहा, ऐसा क्यों?
आज मेरे पास समय है। मैं मिस खुराना का इंतजार कर सकती हूँ। उनका काम खत्म होने के बाद हम फिर बात कर सकते हैं। मैनेजर को उम्मीद नहीं थी कि नैना शर्मा इतनी जिद करेगी। वह एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर नैना शर्मा को दूसरी तरफ से बातचीत की आवाज सुनाई दी। अगले ही पल फोन से कियारा खुराना की आवाज आए। अध्याय 72 तुमने उसकी मदद क्यों की? एव, नैना दी, आप इतनी सच्ची हैं तो मुझे आपसे मिलना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। कैसा रहेगा? मैं अभी फिल्म स्टूडियो में हूँ। अगर आप 30 मिनट में वहां पहुंच जाएं तो मैं आपसे बात करूंगा। फिल्म स्टूडियो सबर्ब्स में था और वह अब सिटी सेंटर में थी। फिल्म स्टूडियो तक कम से कम 40 मिनट की ड्राइव थी और यह इस शर्त पर था कि सड़कें चिकनी हों। कियारा खुराना की बातें साफ तौर पर उसके लिए चीजें मुश्किल बनाने के लिए थीं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह, नैना शर्मा, इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। अगर लाखों में एक मौका भी होता तो भी वह हार नहीं मानती। ठीक है, मेरा इंतजार करो। फोन रखने के बाद नैना शर्मा लिफ्ट की तरफ बढ़ी और पार्किंग तक गई। वह अपनी कार की तरफ गई, उसमें बैठी, इंजन स्टार्ट किया और फिर एक्सेलरेटर दबाया। कार तेजी से निकल गई। अच्छी बात यह थी कि ट्रैफिक जाम का समय बीत चुका था। नैना शर्मा की कार आराम से चल रही थी। उन्होंने गैस पेडल तब तक दबाया जब तक वो पूरी तरह से दब नहीं गया और सड़क पर कुछ रेड लाइट भी पार की। आखिरकार वो 25 मिनट में फिल्म स्टूडियो पहुंच गईं। जब कार रुकी तो उन्हें सांस लेने का भी समय नहीं मिला और वो भाग गईं। जब वो कियारा खुराना के पास दौड़ी तो ठीक 30 मिनट हो चुके थे। नैना शर्मा ने हौंकते हुए अपना फोन निकाला और कियारा खुराना को देते हुए कहा, 30 मिनट। मैं समय पर पहुंच जाऊंगी। क्या हम अभी बात कर सकते हैं? कियारा खुराना ने अपने सामने हौंफती हुई नैना शर्मा को देखा और हैरान हुए बिना नहीं रह सकी। उन्हें सच में उम्मीद नहीं थी कि नैना शर्मा 30 मिनट में यहां पहुंच पाएंगी। ऐसा लगता है कि उन्होंने अभी भी उन्हें कम आंका था। नहीं, कहना चाहिए कि उसकी किस्मत अच्छी थी। उसकी किस्मत हमेशा से अच्छी थी। वह जो चाहती थी उसे हमेशा मिल जाता था। ठीक उसी तरह जैसे उस बार जब वह आर्यन सिंघानिया को चाहती थी तो वह सच में उसका दिल जीत लेती थी। और उसने जो चाहती थी उसे पाने के लिए इतना समय और एनर्जी खर्च की थी, लेकिन फिर भी उसे वह नहीं मिला। तो वह सच में नैना शर्मा से नफरत करती थी। हर बार उसे आसानी से वो मिल जाता था जो उसे नहीं मिल सकता था, चाहे वह कितनी भी मेहनत क्यों न कर ले, जैसे फैमिली बैकग्राउंड, पहचान या आर्यन नियानवान। ये सोचते ही कियारा खुराना की आंखों में आंसू आ गए। वह मुस्कुराए लेकिन मासूम बनने का नाटक करते हुए बोली, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? मैं जल्द ही यह कमर्शियल शूट करने वाली हूँ, इसलिए मुझे अभी से तैयारी करनी होगी। नैना दी, आपको मेरा इंतजार करने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, है ना? अगर कियारा खुराना सच में उससे इतनी आसानी से बात करने को तैयार होती तो उसे यह अजीब लगता। नैना शर्मा के चेहरे की मुस्कान नहीं बदली और उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। समझने के लिए धन्यवाद। कियारा खुराना ने बोलते हुए इधर उधर देखा और कहा, नैना दी, मुझे माफ करना। मुझे आपको बैठकर इंतजार करने के लिए कहना चाहिए था, लेकिन यहाँ और कुर्सियां नहीं हैं। नैना शर्मा फिर भी मुस्कुराई। मैं बस खड़ी रह सकती हूँ। कियारा खुराना मुस्कुराई और कुछ और नहीं कहा। नैना शर्मा ने इधर उधर देखा, एक कोना ढूंढा और वहीं खड़ी होकर इंतजार करने लगी। कियारा खुराना बस उससे पंगा लेना चाहती थी और यह छोटी सी चाल आर्यन सिंघानिया की बेरहमी के सामने कुछ भी नहीं थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। दोपहर का सूरज धरती को जला रहा था। यह एड शूट करने के लिए बस एक टेम्पररी शेड था। शेड अभी भी बहुत छोटा था। जिस जगह नैना शर्मा खड़ी थी वहां कोई शेल्टर नहीं था। धूप से उनके गाल लाल हो गए थे और उनकी पीठ पर पसीना आ रहा था। वह बस हाई हील्स पहनकर पूरे रास्ते दौड़ी और अब उनके पैरों में हड्डी तक दर्द हो रहा था। नैना शर्मा समय समय पर अपने बाएं और दाएं पैर बदलती रहीं, दांत पीसती रहीं और पकड़ बनाए रहीं। अध्याय 73 तुमने उसकी मदद क्यों की? कियारा खुराना ने कहा कि एड की शूटिंग जल्द ही होगी, लेकिन उन्होंने बहुत देर तक अपना फोन ऑन नहीं किया। कियारा खुराना छतरी के नीचे बैठी और आराम से अपने फोन से खेलती रहीं। बीच बीच में वह नैना शर्मा को देखने के लिए अपना सिर उठाती और गर्व से मुस्कुराती। कियारा खुराना की मैनेजर लीला दी ने नैना शर्मा को देखा और फिर कियारा खुराना की तरफ देखा। वह खुद को ये कहे बिना नहीं रह सकी, वेदिका, ये नैना शर्मा आखिर शर्मा परिवार की बेटी है। हमारे लिए उसके साथ ऐसा बर्ताव करना ठीक नहीं है ना? हालांकि कियारा खुराना अभी बहुत पॉपुलर थी, लेकिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में चीजें हमेशा बदलती रहती थीं।
अब लोग उनसे भीख मांग रहे थे, लेकिन कौन जानता था कि भविष्य में उन्हें दूसरों से भीख मांगनी पड़ेगी। बेहतर था कि हर चीज में थोड़ी छूट दी जाए। कियारा खुराना को सबसे ज्यादा नफरत तब होती थी जब लोग नैना शर्मा के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात करते थे। वह और आर्यन सिंघानिया बचपन के प्यार थे और उन्हें हमेशा आर्यन सिंघानिया पर क्रश था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह बटलर की बेटी थी और उसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, इसलिए वह उसे खुलकर पसंद नहीं कर सकती थी। जहां तक नैना शर्मा की बात है, सिर्फ इसलिए कि वह एक अमीर लड़की थी और उसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा था, वह बिना किसी रोक टोक के आर्यन सिंघानिया का पीछा कर सकती थी। वह बस अंधेरे में छिपकर देख सकती थी कि वह उसका जोर शोर से पीछा कैसे कर रहा है। उसने देखा कि आर्यन सिंघानिया धीरे धीरे उसे नोटिस करने लगा, उससे प्यार करने लगा और यहां तक कि उससे ईशा से भी प्यार करने लगा। क्या अमीर जवान औरत। कियारा खुराना ने लीला दी को घूरा और ताना मारा, शर्मा का बिजनेस गिरने वाला है। नैना शर्मा अब कुछ भी नहीं है। लेकिन लीला दी ने माथा सिकोड़ा। वेदिका, मैंने सुना है कि सिंघानिया परिवार ने हाल ही में शर्मा परिवार की कंपनी में इन्वेस्ट किया है। वह अभी जिस एंडोर्समेंट के लिए हमसे पूछ रही हैं, वह एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें सिंघानिया परिवार ने इन्वेस्ट किया है। सिंघानिया कॉर्पोरेशन के साथ शर्मा परिवार कभी नहीं गिरेगा। ये पहले से भी ज्यादा शानदार हो सकता है। तो वेदिका, ज्यादा दिखावा मत करो, उन्हें सच में नाराज मत करो। लीला दी की हर बात कियारा खुराना के दिल में चुभ रही थी। कियारा खुराना का एक्सप्रेशन अचानक बहुत बुरा हो गया और उसकी आवाज ऊंची हो गई। तो क्या हुआ अगर मैंने उसे नाराज कर दिया? मुझे आज उसे नाराज करना ही होगा। देखते हैं कौन मेरा क्या बिगाड़ सकता है। कियारा खुराना ने मुंह बनाया और खड़ी हो गई। वह अपनी हाई हील्स पहनकर 2-3 कदम नैना शर्मा के सामने चली गई। उनकी खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखों ने उन्हें देखा और वह हंस पड़ी। नैना दी, मेरी असिस्टेंट की अचानक तबीयत खराब हो गई, इसलिए मैंने उन्हें डॉक्टर को दिखाने के लिए कहा। लेकिन मुझे अभी एक असिस्टेंट की जरूरत है। मैं सोच रही हूं कि क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं। नैना शर्मा को उम्मीद नहीं थी कि कियारा खुराना उनसे ऐसा कहेंगी। वह एक पल के लिए हैरान रह गईं और फिर सिर हिलाया। ठीक है, जो भी उसके रास्ते में आएगा वह उसका सामना करेगी। चाहे उसने उसके लिए चीजों को कितना भी मुश्किल बनाने की कोशिश की हो, वह उसे सह लेगी। कियारा खुराना के होंठ सिकुड़ गए और उसकी आंखों में दुश्मनी की एक झलक थी जो एक पल में गायब हो गई। तो मेरे साथ आओ। असिस्टेंट का काम कुछ छोटे मोटे काम करना होता था। नैना शर्मा अब पहले वाली लाडली लड़की नहीं रही, इसलिए माना जा सकता है कि उन्होंने ये काम खुशी खुशी किया। कियारा खुराना नैना शर्मा के साथ बहस करने का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसे उसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। वह इतनी गुस्से में थी कि उसे अपना गुस्सा निकालने की कोई जगह नहीं मिली। नैना शर्मा अचानक उसके लिए गरम दलिया ले आईं। कियारा खुराना की नजरें घूमी और अचानक उसके दिमाग में एक बुरा ख्याल आया। जब नैना शर्मा ने उसे दलिया दिया तो कियारा खुराना ने उसे लिया और उसका हाथ अजीब तरह से कांपने लगा। गर्म दलिया सीधे नैना शर्मा की ओर बढ़ा। नैना शर्मा ने तुरंत रिएक्ट किया और पीछे हट गईं। उनके शरीर ने गर्म दलिया को बचा लिया, लेकिन जब वह जमीन पर गिरा तो उसका एक बड़ा हिस्सा उनके पैर पर गिर गया। अचानक दिल को चीर देने वाला दर्द हुआ। कियारा खुराना ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें ऐसे झपकाईं जैसे वह बहुत डर गई हो। नैना दी, मुझे माफ कर दो, मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। क्या इससे दर्द हुआ? लेकिन जैसे ही उसके शब्द निकले, नैना शर्मा ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा और सीधे उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। अध्याय 74 तुमने उसकी मदद क्यों की? 6 नैना शर्मा के अचानक थप्पड़ से कियारा खुराना हैरान रह गईं। उन्होंने अपना चेहरा छिपा लिया और हैरानी से नैना शर्मा को देखा, उनकी आंखों में यकीन नहीं हो रहा था। नैना शर्मा ने अपना हाथ हटा लिया और आंखें झपकाईं। उसकी आवाज धीमी थी और उसने मासूमियत से कहा, मिस खुराना, मुझे माफ कर दो। मेरा ऐसा कहने का कोई इरादा नहीं था। क्या इससे चोट लगी है? वह सच में कियारा खुराना से मदद मांग रही थी, इसलिए उसने अपनी सारी मुश्किलें झेल ली थीं। लेकिन जब वह आगे थी तो रुकी नहीं, बल्कि वह बहुत ज्यादा खुश थी। पिछले साल उसने अपने गुस्से पर काफी काबू रखा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि कोई भी अनजान इंसान उसे बुली कर सकता था। अगर गर्म दलिया उस पर गिर जाता तो वह जल जाती। कियारा खुराना इतनी खूंखार थी कि उसे अब और नहीं सहना पड़ा। कियारा खुराना ने थोड़ी देर बाद ही रिएक्ट किया। नैना शर्मा ने सच में उन्हें मारा। पहले नैना शर्मा परिवार के पैसे और पावर पर भरोसा करती थी और सबको नीची नजर से देखती थी। लेकिन अब जब शर्मा परिवार का पतन हो गया है, तो क्या वह सच में इतना घमंडी होने की हिम्मत कर सकती है?
तुम्हारी हिम्मत मुझे मारने की। नैना शर्मा, तुम्हारे शर्मा परिवार ने पहले ही मना कर दिया है, और तुम अभी भी इतनी घमंडी हो। कियारा खुराना बेकाबू होकर चिल्लाई। नैना शर्मा ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, कियारा खुराना, भले ही शर्मा परिवार अब बुरी हालत में है, फिर भी हम तुमसे बेहतर हैं, बटलर की बेटी। आप। कियारा खुराना ने सिंघानिया परिवार के बैकग्राउंड का इस्तेमाल करके रास्ते से हट गई। मिसेज सिंघानिया की धर्मपुत्री के नाम पर बहुत कम लोग जानते थे कि वह सिर्फ एक बटलर की बेटी है। उसे उम्मीद नहीं थी कि नैना शर्मा इस तरह सबके सामने ये सब उजागर कर देगी। वह इतनी गुस्से में थी कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था और वह नैना शर्मा को वहीं फाड़ देना चाहती थी। उसने दांत पीसकर हाथ उठाया। नैना शर्मा वहीं खड़ी रहीं और बिल्कुल भी नहीं हिली। उन्होंने अपनी ठुड्डी भी उठाए और उनके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल गई। कियारा खुराना, अगर तुम में काबिलियत है तो मुझे मारो। कियारा खुराना बहुत गुस्से में थी। उन्होंने जो हाथ उठाया था वह गिरने ही वाला था, लेकिन उन्होंने खुद को रोक लिया। बाहर वालों को पता नहीं था, लेकिन वह अच्छी तरह जानती थी कि नैना शर्मा की शादी आर्यन सिंघानिया से हो चुकी थी और वह सिंघानिया परिवार की असली जवान मैडम बन चुकी थी। अब उसे शर्मा परिवार से डर नहीं लगता था, लेकिन वह सिंघानिया परिवार को नाराज नहीं कर सकती थी। भले ही मिसेस सिंघानिया उसे पसंद करती हो, भले ही वह और आर्यन सिंघानिया इतने सालों से दोस्त हों, फिर भी अगर वह सिंघानिया परिवार की युवा मैडम को सबके सामने शर्मिंदा करती, तो उनमें से कोई भी उसका साथ नहीं देता। कियारा खुराना जितना ज्यादा इस बारे में सोचती, उसे उतना ही गुस्सा आता। जितना ज्यादा वह इसके बारे में सोचती, उतना ही वह तैयार नहीं होती। लेकिन वह बेबस थी। उसके हाथ कसकर भींचे हुए थे। आखिर में वह उन्हें धीरे धीरे नीचे रख पाए। नैना शर्मा उसके लुक से बिल्कुल भी हैरान नहीं हुई और अपनी हंसी रोक नहीं पाई। पहले तो उन्होंने मुड़कर जाने का सोचा, लेकिन वह रुकी, ऊपर देखा और कियारा खुराना को देखा। उन्होंने अपने लाल होंठ थोड़े से खोले और एक एक करके कहा, कियारा खुराना, क्या तुम जानती हो कि पहले मैं तुम पर ध्यान देने से क्यों कतराती थी? इसलिए नहीं कि तुम हाउसकीपर की बेटी हो, बल्कि इसलिए कि तुम मेरी दुश्मन बनने के लायक नहीं हो। कियारा खुराना का चेहरा पहले से ही बदसूरत था। नैना शर्मा की बातों ने आग में घी डालने का काम किया। कियारा खुराना ने नैना शर्मा की आंखों में ऐसे देखा जैसे वह उसे निगल जाना चाहती हो। नैना शर्मा के बोलने के बाद उसने उसकी तरफ नहीं देखा। वह मुड़ी, अपनी ऊंची हील्स पहनी और शान से चली गई। अगर कियारा खुराना ने अभी उसे थप्पड़ मारा होता तो शायद वह कियारा खुराना को अलग नजर से देखती। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अब भी पहले जैसी ही है, बस कमजोरों को धमकाना और ताकतवरों से डरना जानती है। दुर्भाग्य से वह, नैना शर्मा, कोई नर्म खुरमा नहीं थी जिसे वह अपनी मर्जी से चुटकी में ले सके। उसे ऐसे स्पोक्सपर्सन की जरूरत नहीं थी। उसे यकीन नहीं था कि उसे कियारा खुराना से बेहतर कोई नहीं मिल सकता। अध्याय 75 तुमने उसकी मदद क्यों की? 7 किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कियारा खुराना, जिसके पीछे हमेशा सिंघानिया कॉर्पोरेशन था और जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बेईमान रही थी, उसे एक बेचारी वारिस इतना जोर से थप्पड़ मारेगी कि उसने पलटकर देखने की भी हिम्मत नहीं की। ये सीन देखकर हर कोई हैरान रह गया और हैरान होकर वहीं खड़ा रहा, कोई रिएक्शन नहीं दे पाया। कियारा खुराना की पब्लिक में इतनी इज्जत चली गई थी कि उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने दांत भींचे और खुद को रोने से रोका। तभी उनके मैनेजर को होश आया और उन्होंने जल्दी से उन्हें लाउंज तक पहुंचाया। लाउंज में घुसते ही कियारा खुराना के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वे मोतियों की टूटी माला की तरह बह रहे थे। मैनेजर का दिल उसके लिए दुख रहा था, लेकिन वह थोड़ा डांट भी रहा था। वेदिका, अपनी तरफ देखो। तुम्हें साफ पता है कि तुम्हारा क्या स्टेटस है। मैंने तुमसे कहा था कि अमीर घराने की वारिस से पंगा मत लो, लेकिन तुमने नहीं सुना। अब सब कुछ सामने आ गया है। तुम्हें सबके सामने थप्पड़ भी मारा गया। कौन जानता है कल अखबारों में क्या लिखा जाएगा। मैंने कहा कि वह कोई अमीर लड़की नहीं है। वह अब मेरे जितनी भी अच्छी नहीं है। कियारा खुराना गुस्से में गुर्राए और उसने अपने हाथ मुट्ठियों में भींच लिए। अगर वह नैना नहीं होती, अगर उसने आर्यन सिंघानिया से शादी नहीं की होती, तो उसे अब भी कोई शर्म कैसे हो सकती थी? अरे यार, वह हमेशा उससे बेहतर क्यों थी? पहले उसका अच्छा फैमिली बैकग्राउंड था, अब उसका एक अच्छा पति था। वह, कियारा खुराना, इतनी मेहनत कर रही थी, लेकिन फिर भी वह उससे कमतर थी। मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दूंगा, मैं बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। योजक चिन्ह। नैना शर्मा बाथरूम में गईं और अपने बैग से एक वेट टिश्यू निकालकर अपनी पिंडली पर लगे गर्म दलिया को पोंछा। उनकी गोरी स्किन पहले से ही लाल हो चुकी थी और वह दर्द से त्योरियां चढ़ा रही थी।
उसने नल खोला और थोड़ी देर तक उस पर ठंडा पानी डाला, लेकिन दर्द ज्यादा कम नहीं हुआ। वह इस हालत में और गाड़ी नहीं चला सकती थी। उसने अपना फोन निकाला और छोटी मीरा को फोन करके उसे लेने आने को कहा। छोटी मीरा के आने के बाद उसने सबसे पहले नैना शर्मा को अस्पताल भेजा, दवाई लगाई और फिर उसे वापस विला भेज दिया। कमला आंटी ने नैना शर्मा को देखा और चौंक गईं। वह जल्दी से आगे बढ़ी और छोटी मीरा को नैना शर्मा को अंदर लाने में मदद की। फिर वह उसे दूसरी मंजिल पर बेडरूम तक ले गईं। उसे नीचे उतारने के बाद उन्होंने परेशान होकर पूछा, छोटी मैडम, आपको क्या हुआ है? जब मैं आज सुबह बाहर गई थी तो मेरा पैर अभी भी ठीक था। नैना शर्मा अपने और कियारा खुराना के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती थी। उन्होंने सिर हिलाया और हल्के से कहा, मैंने गलती से खुद को जला लिया। कुछ नहीं हुआ, मैं कुछ दिनों में ठीक हो जाऊंगी। कमला आंटी ने नैना शर्मा के पैर को देखा। हालांकि उस पर पहले से ही पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन वह देख सकती थी कि यह कोई छोटी मोटी चोट नहीं थी। उन्होंने त्योरियां चढ़ाई और बुदबुदाए बिना नहीं रह सकी, तुम इतनी लापरवाह क्यों हो? अगर इस छोटे मालिक ने ये देख लिया तो उसका दिल टूट जाएगा। बदकिस्मती से उसकी आवाज थोड़ी धीमी थी और नैना शर्मा को साफ सुनाई नहीं दिया। वह पहले पूछना चाहती थी, लेकिन पैर के दर्द ने उसका ध्यान भटका दिया। कमला आंटी ने देखा कि नैना शर्मा के चेहरे पर कुछ ठीक नहीं है और उन्होंने कुछ और नहीं पूछा। उन्होंने बस इतना कहा, छोटी मैडम, तो पहले आप आराम कर लें। जब मैं खाना बना लूंगी तो आपको फोन कर दूंगी। नैना शर्मा ने सिर हिलाया। ठीक है। कमला आंटी मुड़ी और बेडरूम से बाहर निकल गईं। उन्होंने धीरे से दरवाजा बंद किया और नीचे चली गईं। जैसे ही वह डिनर बनाने के लिए किचन में जाने वाली थी, फोन बज उठा। वह जल्दी से लिविंग रूम में गई और फोन उठाया। कॉल आर्यन सिंघानिया का था, जिसने कहा कि वह आज रात वापस नहीं आएगा। ये कहकर वह फोन काटने ही वाली थी। कमला आंटी एक पल के लिए हिचकिचाईं, लेकिन फोन काटने से पहले उन्होंने कहा, युवा मैडम घायल हो गई हैं। अध्याय 76 तुमने उसकी मदद क्यों की? 8। आर्यन सिंघानिया फोन रखने ही वाला था कि उसने कमला आंटी की बातें सुनी। उसका हाथ रुक गया और उसकी भौहें तन गईं। क्या हुआ? कमला आंटी ने थोड़ी देर में सारी बात बताई और फिर उन्हें कुर्सियों के खिसकने की आवाज, कपड़े पहनने की आवाज और फिर जल्दी जल्दी कदमों की आवाज सुनाई दी। असिस्टेंट विक्रम ने दरवाजा खोला और अंदर चली गई। जब उसने आर्यन सिंघानिया को देखा तो उसने इज्जत से कहा, बॉस सिंघानिया, सभी डायरेक्टर पहले से ही मीटिंग रूम में हैं। क्या हमें अब मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी चाहिए? लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसे लगा कि हवा का एक झोंका उसके पास से गुजरा और फिर ऑफिस में कोई नहीं था। वह कुछ सेकंड के लिए हैरान रह गया, फिर अचानक रिएक्ट किया और जल्दी से उसका पीछा करने के लिए मुड़ा। बॉस सिंघानिया, आप कहाँ जा रहे हैं? यह मीटिंग बहुत जरूरी है, आप एब्सेंट नहीं हो सकते। आर्यन सिंघानिया ने उसे सुना नहीं। वह लिफ्ट में गई और बिना किसी हिचकिचाहट के क्लोज बटन दबा दिया। जब असिस्टेंट विक्रम दौड़कर आया तो लिफ्ट का दरवाजा बंद हो चुका था। वह उदास होकर दीवार से टकराया। बड़े बॉस को क्या हुआ था? वह इतनी जरूरी मीटिंग में कैसे नहीं आ सका? योजक चिन्ह। जब आर्यन सिंघानिया विला में वापस आए तो नैना शर्मा पहले ही सो चुकी थी, क्योंकि वह पूरे दिन भाग दौड़ से बहुत थक गई थी। आर्यन सिंघानिया बेड के किनारे गया और नैना शर्मा को देखा, जो चुपचाप सो रही थी। वह उसके चेहरे को घूरता रहा और कुछ देर तक देखता रहा। फिर उसकी नजर नीचे गई और उसकी पिंडली पर पड़ी। उसका दाहिना पैर धुंध से ढका हुआ था और लगभग 1/3 हिस्सा घेरे हुए था। उसकी आंखें थोड़ी झुक गईं। नैना शर्मा ने खुद को इस तरह कैसे जला लिया? आर्यन सिंघानिया अनजाने में नीचे बैठ गया। वह नैना शर्मा के पैर का घाव देखना चाहता था। जब वह पास गया तो उसने देखा कि न केवल उसकी पिंडली में चोट लगी थी, बल्कि उसकी एड़ियां भी घिस गई थीं और खून बह रहा था। आर्यन सिंघानिया की आंखों में अंधेरा छा गया। उसे पता था कि नैना शर्मा पहले ही काम करने के लिए शर्मा ग्रुप में वापस आ चुकी है, लेकिन नैना शर्मा के लेवल को देखते हुए उसे सिर्फ ऑफिस में बैठने की जरूरत थी। और यह हील, जाहिर है कि इसे ऐसे पहनकर ही चला जा सकता है। आज उसने असल में क्या किया? आर्यन सिंघानिया सोच ही रहा था कि अचानक उसकी नज़र बेडसाइड टेबल पर रखे डॉक्यूमेंट्स पर पड़ी। ये डॉक्यूमेंट्स उसके नहीं थे। उसने हाथ बढ़ाया, अचानक से एक डॉक्यूमेंट उठाया और उसे खोल दिया। यह एक स्पोक्सपर्सन कॉन्ट्रैक्ट था और चुनी गई स्पोक्सपर्सन कियारा खुराना थी। तो वह आज कियारा खुराना को स्पोक्सपर्सन बनाने की कोशिश कर रही थी, इसलिए वह इधर उधर भागी और चोटिल हो गई। या वह चाहती थी कि कियारा खुराना उसके लिए चीजें मुश्किल कर दे।
आर्यन सिंघानिया का हाथ जो डॉक्यूमेंट पकड़े हुए था अचानक कस गया और अनजाने में उसके शरीर पर ठंडक की एक परत छा गई। उसने अपना फोन निकाला और जल्दी से कॉल किया। जैसे ही फोन कनेक्ट हुआ उन्होंने सीधे कहा, मैं चाहता हूं कि आप नैना शर्मा ने आज जो कुछ भी किया उसकी जांच करें। समझा? योजक चिन्ह। नैना शर्मा बेसुध होकर सो रही थी। उसे लगा कि कोई बिस्तर के किनारे पर बैठा है और फिर उसे लगा कि उसका पैर धीरे से उठाया जा रहा है। अगले ही पल उसकी एड़ी में ठंडक महसूस हुई और दर्द तुरंत काफी कम हो गया। क्या कोई उसे दवा लगाने में मदद कर रहा था? कौन उसकी मदद कर रहा था? नैना शर्मा अपनी आंखें खोलकर देखना चाहती थी, लेकिन उनकी पलकें किसी चीज से दबी हुई लग रही थीं और वह उन्हें नहीं खोल पा रही थी। नैना शर्मा ने थोड़ी देर बहुत कोशिश की, लेकिन वह सिर्फ एक छोटा सा गैप ही खोल पाई। उस आदमी ने पहले ही दवा लगा दी थी। वह खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ चला गया। उसे सिर्फ एक लंबी पीठ साफ साफ दिख रही थी। अध्याय 77। तुमने उसकी मदद क्यों की? 9। ये पीछे का नजारा इतना जाना पहचाना था, इतना जाना पहचाना कि ऐसा लग रहा था जैसे यह वही इंसान है जो उसके दिल में गहराई से बसा हुआ था। नैना शर्मा अपनी आंखें पूरी तरह खोलकर साफ देखना चाहती थी, लेकिन आखिर में वह नींद को रोक नहीं पाई। उनकी पलकें धीरे धीरे बंद होती रहीं और वह बेहोश हो गई। नैना शर्मा को पता नहीं था कि वह कितनी देर सोई थी। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो बाहर आसमान पहले से ही चमक रहा था। उसने अपनी आंखें खोली और छत को घूरने लगी। उसका दिमाग अभी भी हैरान था। वह बस थोड़ी देर ही सोई थी तो फिर अगला दिन क्यों आ गया? उसने अपना फोन उठाया और टाइम देखा। 10 बज चुके थे। नैना शर्मा इतनी हैरान हुई कि उसने तुरंत रजाई उठाए और बिस्तर से उठ गई, लेकिन वह भूल गई कि उसके पैर में चोट लगी है। जैसे ही उसका पैर जमीन पर लगा उसे दर्द हुआ और वह वापस नीचे गिर गई। नैना शर्मा दर्द से चिल्लाई। वह अपने पैर को गले लगाने और धीरे से उस पर फूंक मारने से खुद को रोक नहीं पाई। फिर उन्होंने देखा कि उनकी एड़ी पर खून बहने से रोकने के लिए प्लास्टर लगा हुआ था। नैना शर्मा ने पलकें झपकाईं और उनकी आंखों के नीचे शक की एक लकीर सी उभर आई। जब वह कल अस्पताल गई थी तो उसने सिर्फ अपनी पिंडली पर पट्टी बांधी थी। जब वह वापस आई तो उसे दर्द और थकान हो रही थी। वह बिस्तर पर टिककर सो गई और उसके पास अपनी एड़ी के घाव का इलाज करने का समय नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि कल उसने जो आकृति धुंधली सी देखी थी वह कोई भ्रम नहीं बल्कि असली थी? क्या किसी ने उसके घाव का इलाज करने में उसकी मदद की? कौन था? क्या रिया आर्यन सिंघानिया होगी? वह पीठ उसकी पीठ से काफी मिलती जुलती थी। हालांकि वह जानती थी कि यह नामुमकिन है और आर्यन सिंघानिया उससे बहुत नफरत करता था, फिर भी वह उसकी परवाह कैसे कर सकती थी और उसके जख्म का इलाज भी कैसे कर सकती थी? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वह इसका इंतजार करने लगी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसके बाद कमला आंटी की आवाज आई, युवा मैडम, क्या आप जाग रही हैं? नैना शर्मा होश में आई और जल्दी से बोली, तुम जाग गए हो? अंदर आ जाओ। कमला आंटी ने दरवाजा खोला और अंदर चली गईं। वह आदर से बिस्तर के पास खड़ी हुई और अपनी पिंडलियों की ओर देखा। यंग मैडम, क्या आप बेहतर महसूस कर रही हैं? काफी बेहतर, नैना शर्मा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर उसने धीरे से अपना निचला होंठ काटा और थोड़ी देर तक संघर्ष किया। आखिर में उसने फिर भी अपने दिल की सुनी और अपना मुंह खोला। कमला आंटी, कल रिया और कल आर्यन सिंघानिया, क्या वे वापस आ गए? कमला आंटी वहीं खड़ी रहीं और बिना कोई बदलाव किए बोली, नहीं, छोटे मालिक कल वापस नहीं आए। नैना शर्मा की आंखों की रोशनी और उम्मीद एक साथ टूट गई। एक पल के लिए उनका एक्सप्रेशन टूटा हुआ लगा, लेकिन बहुत जल्दी वह ऐसे मुस्कुराई जैसे कुछ हुआ ही न हो। वह वापस नहीं आया, ईशा। पता चला कि इतना सुंदर दृश्य तो बस उसकी मन की कल्पना थी। कमला आंटी ने शायद उसके पैर का इलाज किया होगा, है ना? वह इतना हंसी थी कि उसने सोचा कि यह आर्यन सिंघानिया है। कमला आंटी ने नैना शर्मा की बनावटी मुस्कान को देखा और मन ही मनाह भरने से खुद को रोक नहीं पाई। कल जब छोटे मालिक को पता चला कि छोटी मैडम घायल हो गई हैं, तो वे जल्दी से वापस भागे थे। बाद में वे फर्स्ट एड किट ढूंढने के लिए नीचे भी गए थे और खुद छोटी मैडम को दवा लगाने में मदद की थी। वह साफ तौर पर युवा मैडम की परवाह करता था, लेकिन वह नहीं चाहता था कि उसे पता चले। पहले की तरह वह यहाँ ज्यादा समय तक नहीं रहती थी और सिर्फ रेगुलर आती थी। जब छोटी मैडम यहाँ रहने लगी तो छोटे मालिक ने उसे अपनी देखभाल के लिए काफी समय तक यहाँ रहने दिया। हालांकि छोटी मैडम के सामने उन्होंने उससे सच बोलने नहीं दिया। जहां तक युवा मैडम की बात है तो वह साफ तौर पर इसका इंतजार कर रही थी, लेकिन उन्होंने हमेशा बेपरवाह होने का नाटक किया।
एक दूसरे से प्यार करने वाले दो लोग एक दूसरे के साथ ईमानदार क्यों नहीं रहना चाहते थे? योजक चिन्ह। कमला आंटी के बेडरूम से जाने के बाद नैना शर्मा हैरान होकर बिस्तर पर बैठी रही, तभी उसका फोन बजा। उसने कमजोरी से फोन उठाया, लेकिन अगले ही पल वह अचानक सीधी बैठ गई और उसकी आंखों में अचानक चमक आ गई। क्या तुम सच कह रही हो? अध्याय 78 तुमने उसकी मदद क्यों की? 10 कल कियारा खुराना को स्पोक्सपर्सन बनाने का मामला गड़बड़ हो गया था और वह एक नया सही कैंडिडेट ढूंढने को लेकर परेशान थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि जीशान कुरैशी का स्पोक्सपर्सन अपनी मर्जी से उसके दरवाजे पर आएगा। नैना शर्मा को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने अपना सवाल एक एक करके दोहराया। छोटी मीरा, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि श्रुति बजाज ने तुमसे कांटेक्ट करने की पहल की और कहा कि वह हमारे प्रोडक्ट को एंडोर्स करना चाहती है? श्रुति बजाज बॉलीवुड क्वीन के लेवल की फीमेल स्टार थी। वह बहुत पॉपुलर थी और उनका बहुत बड़ा फैन बेस था। उन्होंने जिन भी प्रोडक्ट्स या एडवर्टाइजमेंट्स को एंडोर्स किया वे सभी पॉपुलर थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने शुरू में ए लिस्ट के बड़े नामों पर विचार नहीं किया था, लेकिन बात बस इतनी थी कि उन्हें ऐसा स्टार ढूंढने में मुश्किल हुई। इसके अलावा उनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ऊंचा था और कंपनी का बजट भी कम था, इसलिए उन्हें दूसरे सबसे अच्छे से काम चलाना पड़ा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि श्रुति बजाज अपनी मर्जी से उनसे संपर्क करेगी। लाइन के दूसरी तरफ छोटी मीरा भी बहुत एक्साइटेड थी। उसकी आवाज में एक्साइटमेंट था। हाँ नैना दी, आज सुबह जब मुझे कॉल आया तो मैं भी हैरान रह गई। उन्होंने ये भी कहा कि वे हमें सिर्फ वही देंगे जो बजट और एंडोर्समेंट फीस होगी। वे प्राइस नहीं बढ़ाएंगे। नैना दी, ये तो एक वरदान है। कियारा खुराना के बिना इससे बेहतर कोई नहीं है। कियारा खुराना की तो कोई तुलना ही नहीं कर सकती। आप न सिर्फ तुलना नहीं कर सकते बल्कि आप एक ही लेवल पर भी नहीं हैं। आसमान से गिरी इस पाई से नैना शर्मा का सिर चकरा गया और काफी देर बाद उन्हें होश आया। उन्होंने हल्की सांस ली और मुस्कुराई। हाँ सही है, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि श्रुति बजाज हमें अकोमोडेट करने के लिए अपने स्टैंडर्ड कम कर देंगी। नैना दी, आपको अगले कुछ दिन घर पर रहकर आराम करना चाहिए। मैं श्रुति बजाज से मिलने और कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स पर बात करने का टाइम तय करूंगा। फिर हम ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। ठीक है, चलो जल्द से जल्द समय निर्धारित करते हैं। फोन रखने के बाद भी नैना शर्मा को लगा कि यह थोड़ा अजीब है। शर्मा कॉर्पोरेशन के गोल्डन एज में भी श्रुति बजाज को अपना स्पोक्सपर्सन बनाना मुश्किल होता। अब जब शर्मा कॉर्पोरेशन बहुत बुरी हालत में थी और किसी भी पल बैंकरप्ट हो सकती थी, तो श्रुति बजाज को उनकी कंपनी के एंडोर्समेंट में क्यों इंटरेस्ट था? नैना शर्मा ने मुंह बनाया और बहुत देर तक सोचा, लेकिन उन्हें फिर भी समझ नहीं आया। योजक चिन्ह। इन कुछ दिनों से कियारा खुराना इंतजार कर रही थी कि नैना शर्मा उससे माफी मांगे, उससे गुजारिश करे और उसे अपनी कंपनी का एंडोर्समेंट लेने दे, क्योंकि उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए कोई मिल गया था। वह इस बार शर्मा ग्रुप के प्रोडक्ट के लिए सबसे सही स्पोक्सपर्सन थी। अगर शर्मा ग्रुप एक बार में वापसी करना चाहता था तो यह इस बात पर निर्भर करता कि प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होने के बाद पॉपुलर हो पाता है या नहीं, इसलिए उन्हें उसकी पॉपुलैरिटी और अपील का इस्तेमाल करना होगा। उसने पहले ही सोच लिया था, जब नैना शर्मा उसे दोबारा ढूंढने आएगी तो वह सबके सामने बेइज्जती और थप्पड़ का बदला कैसे लेगी। उसे दोगुना बदला देना होगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि नैना शर्मा उससे भीख मांगने नहीं आएगी। वह बस इस खबर का इंतजार कर रही थी कि श्रुति बजाज शर्मा ग्रुप के प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करने वाली है। वह हैरान रह गई और उसकी काली पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। ये कैसे हो सकता है? श्रुति बजाज इतनी घटिया कंपनी को एंडोर्स क्यों करेगी? ये नामुमकिन क्यों है? क्योंकि श्रुति बजाज यह एंडोर्समेंट करने को तैयार है, इसका मतलब है कि कोई तो है जो शर्मा ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा था कि हमेशा थोड़ी गुंजाइश रखो, लेकिन तुम्हें बस उस मिस शर्मा को नाराज करना था। अब वह श्रुति बजाज को ढूंढ रही है। हमारा मजाक उड़ाया जाएगा। लीला दी जितना ज्यादा बोलती, वह उतनी ही उदास होती जाती। वह एक टॉप मैनेजर ऐसे बेसुध मालिक के साथ कैसे पहुंच गई? अगर सिंघानिया परिवार के साथ उनके रिश्ते न होते तो वह सच में उन्हें अपने साथ रखने को तैयार नहीं होती। अध्याय 79 तुमने उसकी मदद क्यों की? 11 क्या कोई उसका साथ दे रहा था? कियारा खुराना का सारा ध्यान इन कुछ शब्दों पर ही था। तभी आर्यन सिंघानिया का चेहरा उसके दिमाग में अचानक से आ गया। हालांकि अगले ही पल उसने जोर से अपना सिर हिलाया। नामुमकिन है, आर्यन कभी नैना शर्मा की मदद नहीं करेगा। वह उससे इतनी नफरत करता था, वह उसकी मदद कैसे कर सकता था? वह नहीं करेगा। लेकिन जितना ज्यादा उसने मना किया उतना ही उसे पक्का नहीं लगा और वह और ज्यादा घबरा गई।
उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और कुछ देर सोचा, लेकिन फिर भी उसने अपना फोन उठाया और आर्यन सिंघानिया का नंबर डायल किया। उसे विश्वास नहीं था कि आर्यन नैना शर्मा की मदद करेगा, कभी नहीं। योजक चिन्ह। टेबल पर रखा फोन अचानक वाइब्रेट हुआ। आर्यन सिंघानिया की गहरी आंखों ने स्क्रीन पर नजर डाली, लेकिन उसके एक्सप्रेशन में कोई बदलाव नहीं आया। उसने अपनी नजरें हटा ली और उसकी रिपोर्ट पढ़ना जारी रखा। फोन कुछ देर तक वाइब्रेट हुआ और फिर अपने आप कट गया। कुछ सेकंड बाद ये फिर से वाइब्रेट हुआ। आर्यन सिंघानिया इसे नजरअंदाज करते रहे। कियारा खुराना के करीब 20 कॉल करने के बाद ही आर्यन सिंघानिया ने अपना पेन नीचे रखा और उसका फोन उठाया। उसकी आवाज शांत और बिना किसी इमोशन के थी। क्या बात है? कियारा खुराना ने कई बार फोन किया, तब जाकर आर्यन सिंघानिया ने फोन उठाया। उसे थोड़ा बुरा लगा। आर्यन, क्या तुम बिजी हो? तुमने फोन उठाने में इतनी देर क्यों की? आर्यन सिंघानिया अपनी कुर्सी पर पीछे झुके और मुस्कुराए। उन्होंने आलस से जवाब दिया, मैं बिजी नहीं हूं। मैंने अभी अभी आपका कॉल देखा और उसका जवाब नहीं देना चाहती थी। कियारा खुराना पहले से ही दुखी थी और आर्यन सिंघानिया की जहरीली बातें सुनकर उसके आंसू लगभग आ ही गए। उसने जबरदस्ती मुस्कुराया और इस स्थिति से निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश की। आर्यन, तुम्हें हमेशा मेरे साथ मजाक करना पसंद है। आर्यन सिंघानिया के होंठ फड़क गए और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी पहचान उजागर कर दी। तुम मुझे इतने सालों से जानते हो। क्या मैंने कभी तुम्हारे साथ मजाक किया है? कियारा खुराना की आंखों से आंसू बह निकले। वह सिसकने से खुद को रोक नहीं पाए। आर्यन, तुम मुझे इस तरह कैसे परेशान कर सकते हो? जब आर्यन सिंघानिया ने कियारा खुराना को रोते हुए सुना तो ऐसा लगा कि उन पर कोई असर नहीं हुआ। उनकी आवाज और भी धीमी हो गई और उनमें थोड़ी बेपरवाही भी थी। क्या मैंने तुम्हें धमकाया? क्या मैंने तुम्हें धूप में हाई हील्स पहनकर घूमने के लिए कहा या मैंने तुम पर गर्म दलिया डाल दिया? कियारा खुराना के आंसू अचानक रुक गए। उसने शुरू में ये कंफर्म करने के लिए कॉल किया था कि क्या आर्यन सिंघानिया ने एंडोर्समेंट डील में मदद की है, लेकिन उसकी बातें सुनने के बाद उसे पता चल गया कि उसे अब और पूछने की जरूरत नहीं है। जवाब साफ था। कियारा खुराना की शिकायत तुरंत उदासी और अनिच्छा में बदल गई। उसने अपना निचला होंठ काट लिया और सिसकियों से उसका गला भराया। आर्यन, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि नैना शर्मा ने तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया। उसने तुमसे प्यार नहीं किया लेकिन फिर भी तुम्हारा इस्तेमाल किया और तुम्हें शादी करने के लिए मजबूर किया। तुम नाराज नहीं हो, मुझे लगता है कि यह तुम्हारे लिए इसके लायक नहीं है। लेकिन काव्या, तुमने फिर भी उसकी मदद की ताकि श्रुति बजाज उसकी स्पोक्सपर्सन बन सके। आर्यन, तुमने उसकी मदद क्यों की? अपनी बात के आखिर में कियारा खुराना की आवाज थोड़ी अग्रेसिव हो गई। आर्यन सिंघानिया ने बिना भाव के उसकी बात सुनी और अचानक हंस पड़े। कियारा खुराना उसकी हंसी से कंफ्यूज हो गई। उसकी बातों में इतना मजेदार क्या था? वह अभी भी बहुत दुखी थी। वह खुद को ये कहे बिना नहीं रह सकी, आर्यन, तुम किस बात पर हंस रहे हो? वेदिका, हम एक दूसरे को इतने सालों से जानते हैं। मुझे आज ही एहसास हुआ कि तुम इतनी मजेदार हो। तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं अपनी पत्नी की मदद क्यों कर रहा हूं। तुम ये सवाल इतने सीरियस तरीके से कैसे पूछ सकती हो? आर्यन, लेकिन नैना शर्मा, वो काया है। वेदिका, तुम्हारे भाई की खातिर मैं इस मामले को जाने देता हूं। लेकिन याद रखना, नैना शर्मा को फिर से उकसाना मत। अगर तुमने उसे एक उंगली भी छुई तो मैं तुम्हें दोगुना वापस दूंगा। हम। अध्याय 80। तुमने उसकी मदद क्यों की? 12। ये बहुत ही कोमल और मीठी आवाज थी, लेकिन इसमें बहुत ही ठंडे और बेरहम शब्द थे। कियारा खुराना पहले तो बस धीरे धीरे रो रही थी, लेकिन अब वह फूट फूट कर रोने लगी। आर्यन सिंघानिया ने उनकी बात नहीं सुनी और बिना किसी हिचकिचाहट के फोन काट दिया। जब कियारा खुराना ने अपने कान में बीप की आवाज सुनी तो वह और भी जोर से रोने लगी। उसने गुस्से में अपना फोन जमीन पर फेंक दिया। उस दिन नैना शर्मा ने भी उसे थप्पड़ मारा था। उसने इसका जिक्र नहीं किया। उसने जो भी कहा वह नैना शर्मा को बचाने के लिए था। उसने जो कुछ भी किया वह उसके लिए था, लेकिन फिर भी उसने आखिर में उससे बहुत बुरी बातें कहीं। जिस पल से उसने उसके भाई से वादा किया था कि वह भविष्य में उसका अच्छे से ख्याल रखेगा और उसे कोई शिकायत नहीं होने देगा, वह हमेशा उसके साथ बहुत अच्छा रहा था। वह हमेशा उसके लिए अकेला था, लेकिन जब से नैना शर्मा आए वह बदल गया। सब कुछ बदल गया। नैना शर्मा को नहीं आना चाहिए था। जब तक वह आसपास नहीं थी, आर्यन का दिल उस पर वापस आ जाएगा और वह उसके साथ पहले जैसा अच्छा बर्ताव करेगा। उसे नैना शर्मा को भगा देना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे 3 साल पहले उसे आर्यन से दूर भगा देना चाहिए। योजक चिन्ह। मैं एक सुंदरी के लिए गुस्सा हूं।
आर्यन सिंघानिया ने अभी फोन रखा ही था कि ऑफिस के दरवाजे से लक्ष्य राठौर की आवाज आए। वह दरवाजे से टिककर हाथ जोड़े खड़ा था। उसकी आड़ू जैसी आंखें तिरछी थीं और उसकी नजरें चिढ़ाने वाली थीं। आर्यन सिंघानिया ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपना फोन वापस टेबल पर फेंक दिया। उसने उसकी तरफ देखा। तुम यहाँ क्यों हो? नहीं, मैं बस वहां से गुजर रहा था तो देखने आया था। मुझे लगा था कि तुम्हारी और नैना शर्मा की शादी के बाद तुम दोनों में बहुत झगड़ा होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने आराम से रह रहे हो। उसने तुम्हें तब तक टॉर्चर नहीं किया जब तक तुम मरने वाले नहीं थे। उसकी खातिर तुमने कियारा खुराना को भी बुरी बातें कहने में कोई झिझक नहीं दिखाई। यह आसान नहीं है, लक्ष्य राठौर ने अंदर आते हुए कहा। फिर वह सोफे पर बैठ गया और पैर क्रॉस करके बैठ गया। लेकिन मैं कहता हूं, तुम्हें कियारा खुराना के साथ बहुत पहले ही ऐसा बर्ताव करना चाहिए था। तुमने उसे इतना बिगाड़ दिया है कि वह असलियत और असलियत में फर्क भी नहीं कर पा रही है। वह जो चाहे कर रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके भाई ने तुम्हारी जान बचाई। आर्यन सिंघानिया को उसकी बकवास सुनने की जहमत नहीं उठानी पड़ी। क्या तुम्हारा काम हो गया? काम हो जाने के बाद तुम दफा हो जाओगे। लक्ष्य राठौर ने सिर हिलाया। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है। तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? मैं श्रुति बजाज को तुम्हारे लिए रिटायरमेंट से बाहर लाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि उसे बाहर लाना कितना मुश्किल है। तो वह लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार जो आप हमेशा से चाहते थे, अगले महीने आपके घर डिलीवर हो जाएगी। आर्यन ने बिना सिर उठाए कहा। लक्ष्य राठौर ने तुरंत शिकायत करना बंद कर दिया और चापलूसी वाला चेहरा बना लिया। उसने अपनी गर्दन पर चुटकी ली और कहा, आपकी मेहरबानी के लिए शुक्रिया मेरे भगवान। आर्यन सिंघानिया ने आलस से अपनी पलकें उठाईं और उसे तिरछी नजर से देखा। अहम। लक्ष्य राठौर ने अपना गला साफ किया और अपना फ्लर्ट वाला एक्सप्रेशन हटाया। फिर उसकी आंखें गंभीर हो गईं और उसकी आवाज गंभीर हो गई। आर्यन, क्या तुम सच में शर्मा परिवार को वापस जिंदा करने वाले हो? आर्यन सिंघानिया की काली आंखें सिकुड़ गईं और उसने कुछ नहीं कहा। लक्ष्य राठौर ने कुछ सेकंड के लिए आर्यन सिंघानिया को देखा और फिर बोले, आपको साफ पता होना चाहिए कि नैना शर्मा ने आपसे शादी क्यों की। इस बार आपने न सिर्फ उसे एंडोर्समेंट दिलाने में मदद की बल्कि इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाया। जब शर्मा ग्रुप फिर से शुरू होगा तो क्या नैना शर्मा तब भी आपके साथ रहने को तैयार होगी? उसे कैसे पता नहीं था कि अगर उसने रखेल शर्मा की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी तो वह नैना शर्मा के लिए अपनी वैल्यू खो सकता है। लेकिन रिया, वह उसे चोट लगते और बुली होते नहीं देखना चाहता था। नैना शर्मा अभी भी ठीक थी, गर्वित नैना शर्मा।